हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन एनपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स के डीएससी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर के मैथमेटिकल फिजिक्स टाइटल के पेपर की यूनिट नंबर 1 को। इससे पहले के क्लास में मैंने आपको इस यूनिट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट 2-4 टॉपिक्स हैं उसको हमने कवर किया था, जिसमें से रिकैप पे बेस्ड था वो, मतलब आप पिछले क्लासों में जो आप पढ़े रहते हैं उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसके फाउंडेशंस को स्टडी करते हुए बेसिक और मॉडरेट रेंज के मैथमेटिकल क्वेश्चंस आपको वहां से मिलने वाले हैं। तो वो सिलेबस में डिफरेंशिएशन के बारे में, लिमिट के बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में और एवरेज ऑफ द फंक्शन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स के सहित उन टॉपिक्स को अपने रिकैप फॉर्म में माइंड में फिर से रिकॉल किया है। उससे रिलेटेड जितने आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आप और बनाते रहिए। एग्जाम्स, मेन एग्जाम से पहले हम उसमें कुछ और क्वेश्चन चेक कर लेंगे, ऐसा भी हमने डिस्कस करके रखा है। तो अब इस हमारे जो सिलेबस में यूनिट नंबर 1 के जो सिलेबस में मैथमेटिकल फिजिक्स के इस पेपर के सिलेबस में मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 8 से 10 नंबर का इस यूनिट से जो क्वेश्चन आने वाला है, उस सेक्शन के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका टाइटल है वक्रों का रेखांकन या फिर प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स। ठीक, ये बिल्कुल भी नया टॉपिक होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। रेयरली ही स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़े रहते हैं, लेकिन फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट वही है जो पहले आप पढ़ते हैं। थोड़ा सा अलर्टनेस की जरूरत है, थोड़े से केयरफुल होने की जरूरत है। टॉपिक थोड़ा सा हेवी जरूर लगेगा, बट अगर आप थोड़ा सा समय देंगे, पेशेंस के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। डेफिनेटली 100% आपके एग्जाम में बड़े मार्क्स के क्वेश्चन के फॉर्म में प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स और वक्रों का रेखांकन के टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन रहने वाला है। तो आज का क्लास पूरा इस हैवी टॉपिक को डेडिकेटेड है, जो कि प्योरली मैथमेटिकल बेस्ड है और ठीक ठाक एक चैलेंजिंग कंसेप्ट आपके माइंड के लिए ये अवेलेबल कराता है आपके लिए। ठीक, तो फिर हम लोग चालू करते हैं कि प्लॉटिंग ऑफ कर्व कहने का मतलब है कि मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होते हैं फिजिक्स में, पर्पस क्या है इस टॉपिक को पढ़ने का कि मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं तो फिजिक्स क्या करता है, नेचुरल फेनोमेना को, जो भी नेचर की चीजें, मशीन की चीजें या फिर जो भी आप फिजिक्स की चीजें पढ़ते हैं उसको हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस में पुट आउट करते हैं। फिजिक्स आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो जो भी चीज होती है कंसेप्ट, उसको डिराइव करके लास्ट में एक कंक्लूजन फॉर्मूला डिराइव करके लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये जो इक्वेशन है या नोटेशन के कॉम्बिनेशंस में ये जो समीकरण है ये इस उक्त चीज को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके डिफरेंट आप कंडीशंस पे बात करते हैं। ठीक, तो मैथमेटिकली जो आप कर्व डिराइव करके लेके आ रहे हो, जो इक्वेशन आप डिराइव करके लेके आ रहे हो, वो चित्र के रूप में कैसे दिखाई देगा, वो मैथमेटिकली प्लॉट के रूप में कैसे दिखाई देगा, उसका एक फाउंडेशन है ये कि आप मैथमेटिकल इक्वेशंस को प्लॉट करना सीखें। ठीक, डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं कहूं कि स्पेस से अर्थ की ओर कोई कॉमेट आ रहा है या कोई पत्थर ग्रेविटी से खींचते हुए चले आ रहा है, तो उसका इंपैक्ट पॉइंट निकालने के लिए उसके पूरे पाथ को ट्रेस करना जरूरी है, ट्रेजेक्टरी ऑफ कर्व्स निकालना जरूरी है, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग उसकी बिंदु पथ को कैलकुलेट करना जरूरी है और उसी के आधार पे उसकी प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ बनाते हैं और ये पता लगाते हैं कि वो कैसा मार्ग जब चांद के पास से गुजरेगा तो ग्रेविटी के इफेक्ट से कैसा मार्ग हो जाएगा, वो मार्स के पास से अगर गुजरेगा और अगर मार्स की ग्रेविटी से उसमें प्रभाव पड़ता है तो कैसा हो जाएगा। सिमिलरली इसरो वगैरह में अगर आप आगे चल के फ्यूचर में जॉब करेंगे तो जो सैटेलाइट्स हम लोग भेजते हैं उसको कई बार हम लोग, आप आगे पढ़ेंगे कि एस्ट्रोफिजिक्स में, कि चांद की ग्रेविटी का यूज करके सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाता है, जिससे बहुत सारा फ्यूल हम लोग बचाते हैं। डायरेक्ट उसको भेजने के ऑप्शन के अलावा हम लोग चांद की ग्रेविटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्लॉटिंग ऑफ कर्व का एक फाउंडेशन के तौर पे आपको सीखने को मिलेंगी और कैसे ये काम करता है, कैसे इसके क्या चीज है, क्या इसका रूल है, वो हम स्टेप बाय स्टेप इसके रूल्स को समझेंगे सबसे पहले, और फिर उन रूल्स पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और फिर एट लास्ट आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दूंगा जिसे आप बना के ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना कमांड अच्छे से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उन स्टेप्स को जानना है जिस चीज को हर क्वेश्चंस की प्लॉटिंग के लिए हमें फॉलो करना है। ठीक, और दूसरे स्टेप पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे और तीसरा स्टेप आपका रहेगा जिसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा उसे आप घर पे अपने प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग ऑफ कर्व या मैथमेटिकल इक्वेशंस को प्लॉट करने के लिए क्या रूल और रेगुलेशंस हैं उसको। तो कंसेप्ट इस तरह से, कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में डिफाइन होता है, ये आपको पता है, ठीक, जिसमें x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। y इज इक्वल टू एफ एक्स डिफरेंट टाइप का कोई भी फॉर्म ले सकता है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ये स्टेप्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद भी करना है और क्वेश्चन बनाते बनाते आपको एक आइडिया भी लग जाएगा इस क्लास के कंप्लीट होते तक। तो सबसे पहले जो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में दिया रहेगा, उसके सबसे पहले हमें ढूंढना होता है कि उसका विस्तार कितना है, उसका डोमेन या रेंज कितना है। ठीक, डोमेन कहने का मतलब है कि उसके कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में वो अवेलेबल है, जिसको डोमेन कहा जाता है। जनरली सेट्स या समुच्चय का एक पार्ट है, कौन से नंबरों के बीच, कौन से बिंदुओं के बीच वो फंक्शन अवेलेबल है। तो डोमेन और रेंज को, उसके फैलाव को सबसे पहले फाउंड किया जाता है जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। ठीक, एग्जांपल जब मैं बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, मैं फिर से इन स्टेप्स को फिर से रिपीट करूंगा वहां पर। ठीक, जब आपको डोमेन और रेंज हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए, फिर हम ये पता लगाते हैं कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स कहाँ हैं, जो एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो कट कहाँ पे करता है। जैसे हमारे पास एक्सिस है, ठीक, तो जैसे सिंपल अगर मैं कहूं आपके पास कि y इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है, तो f ऑफ x की जगह सिर्फ क्या है, x। अब x जो है ना कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, यह स्वतंत्र है, x कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। तो अनंत पूरा सीमा क्या है इसका, कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच x कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। तो इसका डोमेन क्या हो गया जी, डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन हो गया। तो डोमेन मैंने ढूंढ लिया, ऐसे करना है अपन, है ना। दूसरा ये पता लगाना है हमको कि ये y एक्सिस और x एक्सिस को कहां पे इंटरसेप्ट करेगा, कहां पे काटता है। तो एक बेसिक कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि x अक्ष में आपका y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y अक्ष में आपका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस कंसेप्ट को लगा के इस इक्वेशन में अपन उस चीज को पुट करके इस चीज को पता लगा लेंगे कि ये कहां पे कट करता है। तो सिंपल एग्जांपल, यदि इस इक्वेशन में आप y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक, और यदि x इज इक्वल टू 0 मिलोगे तो y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। मतलब जो कर्व है वो 0 0 पे कट करता है, 0 0 से होके जाता है। वैसे ही और अनदर जो क्वेश्चंस होंगे उसमें नंबर्स मिलेंगे, तो उन नंबर्स को हम इकट्ठा करके रखेंगे, बोलेंगे कि भाई हाँ यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, एक प्लॉटिंग इस तरह से। तो वो इंटरसेक्ट के पॉइंट निकालने, हमको इंटरसेप्ट पॉइंट निकालने हैं। ठीक, पहला पॉइंट डोमेन रेंज ढूंढना है, दूसरा हमको ये निकालना है कि क्या कहां कहां पे कट आउट होता है। फिर ये स्टेप्स भी आगे पीछे होंगे ना, पहला दूसरा आगे पीछे हम कर सकते हैं। फिर हम ये चेक करना है कि कर्व्स की सिमेट्री कैसी है, सममितता कैसी है। ठीक, जैसे ये एक्सिस है तो पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा और चौथा पॉजिटिव नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स ज्यामिति के आधार पे ये बटा होता है। तो सममितता कहने का मतलब है कि कर्व अपने आप को क्या किसी चतुर्थांश में रिपीट करेगा, क्या अपने शेप को वो रिपीट करेगा। जैसे साइन कर्व हो गया, तो साइन कर्व हम लोग जानते हैं कि एक समय के बाद वो अपने आकृति को रिपीट करता है। तो उस चीज को डिफाइन करना है कि नेगेटिव एक्सिस में अगर वो चल रहा है तो किस तरह से चल रहा है, तो क्या शेप रिपीट हो रहा है। उस चीज को टैकल आउट करने के लिए सिमेट्रिक चेक की जाती है, और सिमेट्रिक चेक करना बहुत ईजी है। ठीक, कि आप सिंपल है f ऑफ x में f ऑफ x के जगह माइनस x रख दीजिए। यहाँ पे डुअल फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने शो किया है एक एक स्टेप के लिए। तो यदि f ऑफ एक्स वाई आपका इक्वेशन है, अगर उसमें हम लोग f ऑफ x के जगह वैसी रखें और y के जगह माइनस y रख दें और ये दोनों आपस में बराबर आ जाता है, वैल्यू दोनों का बराबर आ जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, कि वो x एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है। मतलब सेम शेप बनाएगा x एक्सिस के अबव और x एक्सिस के बिलो। उदाहरण देखिए, ये देखिए ये शेप। ठीक, 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, हियर तो अगर आप y के जगह माइनस वाई रखते हैं और आपको वही फंक्शन फिर से दोनों के वैल्यू बराबर आ जाता है, तो इसको x एक्सिस के सिमेट्रिक बोलते हैं। मतलब x एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी सेम शेप बना है इसका इस तरह से, और सेम शेप उसने कॉपी किया है x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस। सिमिलरली अपोजिट ये सिमेट्रिक के टाइप्स हैं। तो सिमेट्रिक चेक करने के दूसरे टाइप में, यदि मैं अपने फंक्शन में f ऑफ x के जगह पे माइनस x रख देता हूं और बाकी सारी चीजें वैसी रखूं, और तब कंडीशन में अगर सेम मेरे को मिलता है तो मैं बोलूंगा कि कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट
वाई एक्सिस, और इसका तात्पर्य है कि वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग दोनों तरफ सेम शेप बनाएगा, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाई एक्सिस में। तो अगर ये इस तरफ देखिए ऐसा शेप लिया है इस तरह से अपर पैराबोला, तो इस तरफ भी सेम शेप बनाएगा। तो सिमेट्रिक चेक करने से हमको ये पता चल जाता है कि कर्व का क्या दूसरे दिशा में भी कोई विस्तार है जो सेम हूबहू दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पे तो डुअल फंक्शन से मैंने एग्जांपल में लिए हैं, मेन इक्वेशन में अपन को इतने कॉम्प्लेक्स डुअल फंक्शन के फॉर्म में नहीं लेना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, ये एक इक्वेशन है, मान लीजिए सपोज एग्जांपल। अब मैं आपसे कहता हूं कि और यही तो fx होता है, यही fx होता है। ठीक, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कभी कभी किताबों में सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे लिख लेता है स्टूडेंट कि y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या बोल देगा वो, f ऑफ एक्स वाई, क्योंकि x और y के रूप में मिलकर बना है। ठीक है, तो ऐसा फिर उसमें चेक कर लो। रखने को क्या बोल रहा है कि f के जगह पे क्या रखिए आप, f माइनस एक्स रखिए। तो चलिए अगर मैं माइनस एक्स रखता हूं यहाँ पर, तो y तो y है, यहाँ पे x के जगह पे माइनस एक्स रखूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर ही होने वाला है, यहाँ पे माइनस एक्स रखूंगा तो 2x हो जाएगा, और ये तो वैसी है। तो क्या f ऑफ एक्स वाई जो था वो क्या बराबर है मेरे f ऑफ माइनस एक्स वाई के? नहीं है ना, नहीं है। तो वो फिर y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है। मतलब ये जो कर्व जो भी ट्रेसिंग बनाने वाला है, जो भी शेप आगे बनाएगा, वो y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, मतलब वो इक्वल शेप उस तरफ भी नहीं बनाएगा। ये डिसीजन है। तो फंक्शन को इस तरह से लिखना बस है ऐसा, और या तो मैं इसे ऐसे डायरेक्ट लिखता कि भाई f ऑफ x मेरा इतना है जिसका मान एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है, और मैं चेक कर लेता हूं सिंपल कि f ऑफ माइनस एक्स रख लेता हूं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या मेरा f ऑफ x इज इक्वल है f ऑफ माइनस एक्स के? नहीं, नहीं है। तो यहां से भी आप चेक कर लेंगे। तो लिखने का तरीका है, चाहे ऐसा अगर आपको मिले या ऐसा, कंफ्यूज नहीं होंगे। सिमेट्रिक चेक करने से क्या मिलता है वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है तो क्या होगा। इसके और वैरायटी है। देखिए, यदि डुअल फॉर्म में दोनों ही के जगह में आप x के जगह पे माइनस एक्स और y के जगह पे माइनस वाई यदि रखते हो और दोनों आपस में बराबर आ जाता है, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। मतलब कर्व जो है आपके मूल बिंदु के सापेक्ष सिमेट्रिक होता है। मतलब जो आकृति वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएगा, सेम आकृति वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर ऐसा प्राप्त होता है तो जो क्वाड्रेंट वो सिमेट्री वो फर्स्ट में बनाएगा, वैसे ही वो थर्ड में बनाएगा। कहने का मतलब फर्स्ट थर्ड कहाँ है जी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। मतलब यहाँ जो आकृति बनेगी आपके फंक्शन की, सेम आकृति यहाँ पर रिपीट करेगा यदि f ऑफ एक्स वाई के जगह f ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई रखते हैं और दोनों का मान क्या आता है, बराबर आता है। तो ये क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे डिस्कस होगा, यहाँ पे तो रूल है सिर्फ, है ना। और देख लीजिए, यदि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ वाई एक्स है, मतलब x के जगह पे y रख दीजिए, y की जगह x रख दीजिए और दोनों सेम आ जाता है यदि, तब कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन। तब कर्व जो है y इज इक्वल टू x के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होता है। मतलब फॉर एक्स वाई बराबर f ऑफ माइनस एक्स माइनस आई, तो फिर वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स के अकॉर्डिंग सब सिमेट्रिक होता है। ठीक, सेम आकृति उस लाइन के दोनों ओर बनाएगा वो। ठीक, जैसे y इज इक्वल टू एक्स मैं जानता हूं ये लाइन होता है ऐसा, जो मूल बिंदु से होकर जाता है, तो उसका एक कर्व इस लाइन के एक तरफ रहेगा, एक कर्व उस लाइन के एक तरफ रहेगा। तो अगर ऐसा है तो ठीक है। तो ये चार कंडीशन सिमेट्रिक की हैं। हमको कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्म नहीं मिलता, इजी मिलता है। अभी क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जान लिया, इक्वेशन दिया रहेगा, उसका सबसे पहले आपको डोमेन ढूंढना है। डोमेन ढूंढ लेने के बाद हम उसका सिमेट्रिक चेक कर लेंगे। ठीक, और सिमेट्रिक चेक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उसका इंटरसेप्ट ढूंढ लेंगे कि एक्स एक्स पे कहाँ पे काटता है, वाई एच पे कहाँ पे काटता है। सिमेट्रिक, इंटरसेप्ट ये ढूंढने में आगे पीछे स्टेप अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 स्टेप हमने सीख लिया। ठीक, फोर्थ स्टेप क्या करना है, फोर्थ पॉइंट मतलब उसका प्रॉपर्टी क्या है। तो यदि फंक्शन f ऑफ x प्लस t अगर एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, देन कर्व इज पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। मतलब वो अगर वो जैसे होता है ना ओमेगा टी प्लस एक्स या x प्लस 2 पाई, फाई जो लेते हैं हम लोग x प्लस फाई, जहां फाई को ले लीजिए 2 पाई, तो हर 2 पाई एंगल के बाद वेव अपना शेप बदल रहा है। तो ऐसा अगर कुछ है तो t उसका पीरियोडिसिटी कहलाता है। ठीक, देखेंगे क्वेश्चन जब आएगा तो इसकी ज्यादा जरूरत वैसे नहीं पड़ती, आपको सिंपल फॉर्म में ट्रेजेक्टरी के क्वेश्चंस आएंगे।
सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं अनंत स्पर्शियां, जिसको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। ये कैलकुलस में आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा। तो अनंत स्पर्शियां हमको निकालना होता है उस इक्वेशन का। तो अनंत स्पर्शियां होता क्या है, वह एक लाइन होती है अनंत स्पर्शिया एसिम्पटोट्स, जो जिसको बोलते हैं हम लोग एसिम्पटोट्स, जिसके पास जो वक्र या कर्व है बहुत नजदीक चला जाता है लेकिन उसको कट नहीं करता। लेकिन उस लाइन को क्या करता है, स्पर्श नहीं करता या कट करता नहीं, लेकिन बहुत पास चला जाता है। ठीक, मतलब जब x टेंड्स टू इंफिनिटी, x कहां की ओर जाए, इन्फिनिटी की ओर आए, या फिर x को एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर ले लो कि इस पॉइंट तक जब जाता है तो क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर लाइन जिसके पास कर्व हमारा जाता है, जिस कर्व को हम लोग ट्रेस करना चाहते हैं, वो कर्व अगर जिस एक लाइन के पास जाता है उसको बोलते हैं अनंत स्पर्शियां। मतलब हम ये बोलते हैं कि वो अनंत में एक दूसरे को काटेंगे, उससे पहले तक नहीं काटेंगे, मतलब वो उसके एकदम नजदीक रहेगा लेकिन कट नहीं करेगा। इसको निकालना आप लोग सीखे होंगे कैलकुलस में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एसिम्पटोट्स या अनंत स्पर्शियां निकालना रहेगा हमको। तो क्या क्या टाइप होते हैं जी, तो एक होता है वर्टिकल, जिसको वर्टिकल बोलेंगे, खड़ा बोलेंगे, ठीक, जो ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष के अनुदिश निकलेगा, ठीक, एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, और एक होता है ऑब्लिक या स्लैंट, जिसको बोलते हैं हम लोग परोक्ष भी बोलते हैं। परोक्ष मतलब तिरछा, वर्टिकल मतलब समझ गए सीधी सी भाषा में खड़ी रेखा वाई अक्ष के अनुदिश, हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब है एक्स अक्ष के अनुदिश। और इन दोनों स्थितियों के अलावा अगर टेढ़ा मेढ़ा है, तिरछा है, इस तरह से गया है, तो वो सारा चीज किसमें आ जाएगा, स्लैंट या ऑब्लिक अनंत स्पर्शी बोल लीजिए, एसिम्पटोट में आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले पहला टाइप अगर हमको निकालना है कि वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे निकालेंगे आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो उसके नियम क्या है कि यदि फलन में डिनोमिनेटर 0 हो जाए और फलन क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, कि फंक्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है कि उसके डिनोमिनेटर को 0 की ओर भेजने से या रखने से आपका फंक्शन क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 0 उसका अनंत स्पर्शी रहेगा। ठीक, तो नियम क्या है, जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल हो गया, y इज इक्वल टू 1/x है, यदि इसमें x के जगह मैं 0 रखूंगा तो y क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। मतलब मैं बोलूंगा कि ये जो x इज इक्वल टू 0 है, इसका वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी है। वर्टिकल को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी है। और एग्जांपल देखिए, यदि y इज इक्वल टू 1/x माइनस 2 है, तो नीचे का चीज 0 कब होगा, जब x के जगह पर क्या पुट कर दूंगा, मैं 2 पुट कर दूंगा, तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 बन जाएगा। मतलब x के जगह 2 पुट कर दोगे अगर आप, तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी, y कहां पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चल जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि x बराबर 2 जो है उसका ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी है या वर्टिकल एसिम्पटोट है। ठीक, तो ये निकालना अपन को आ गया। पहले कैसे निकालेंगे जी, जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस सारी चीजों को अप्लाई कर पाएंगे ना। दूसरे वैरायटी पे आता हूं, हॉरिजॉन्टल के लिए कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट या फिर अनंत स्पर्शी कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y, जो फंक्शन दिया है, और यदि वो कांस्टेंट मिल जाता है, ठीक, याद रखेंगे लिमिट हम निकालते हैं और यदि वो क्या मिल जाता है, कांस्टेंट मिल जाता है, तब वही हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। कैसे, उदाहरण के लिए समझिए, y बराबर 1/x दिया है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x, तो 1/x मतलब x के जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 0। तो y बराबर 0, और 0 क्या है जी, कांस्टेंट है ना, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। y बराबर क्या है, 0 एक नंबर है, कांस्टेंट है, इसलिए y बराबर 0 आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा या फिर आपका क्षैतिज अनंत स्पर्शी होगा। और उदाहरण से समझिए, ठीक, यदि y बराबर 2x + 1/x है, तो मेरे को हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकाल रहा हूं ना, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो 2x/x + 1/x, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 + 1/x, तो x के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, इन्फिनिटी पुट करूंगा, तो 1/∞ 0, तो क्या मिला, 2 मिला, मतलब y का मान 2, y बराबर 2 मेरा क्या हो जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। मतलब ये ग्राफ में जो प्लॉटिंग करोगे ना, जैसे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और y बराबर 2 कैसे होगा जी, अगर ये 0.2 है तो y बराबर 2 ऐसे जाएगा। ठीक, जैसे y बराबर 0 किसको बोलोगे, इसको बोलोगे x अक्ष को। ठीक, और जैसे अभी मैंने निकाला था वर्टिकल एसिम्पटोट क्या आया था, x बराबर 0, x बराबर 2 पर्टिकुलर इक्वेशंस के लिए, तो x बराबर 2 कहाँ है,
अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है ना, तो x बराबर 2 कहाँ है, ये है ना x बराबर 2, तो x बराबर 2 है, ये y बराबर 2 है। तो ऐसा ये ट्रेस होगा, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वहां पे ये सारी चीजें हम वहां पे ट्रेस करेंगे। तो अगर ये एसिम्पटोट है तो यहीं पर वो जो कर्व बनेगा वो इससे इसको छूते हुए रहेगा, छुएगा नहीं भाई ना, छूते हुए रहेगा। चलिए, तो आपने वर्टिकल जान लिया और हॉरिजॉन्टल जान लिया। अब जरूरी नहीं है कि एसिम्पटोट या अनंत स्पर्शी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल भी हो, उसमें कुछ झुकाव भी हो सकता है, मतलब अपरोक्ष या तिरछा या टेढ़ा, जिसको ऑब्लिक, ठीक, ऑब्लिक एसिम्पटोट बोल रहे हैं। तिर्यक हो, झुका हुआ हो, तो वो कब होगा? तो अगर तिर्यक है या झुका हुआ है तो सिंपल सी बात है, y इक्वल टू एफ एक्स आपका एक सरल रेखा के समीकरण की तरह होगा। सरल रेखा का समीकरण हम लोग जानते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसे होता है जी, ऐसे होता है, ठीक। ये y अक्ष से काटा गया अंतःखंड c है और m क्या होता है, इसका स्लोप होता है। मतलब अगर अनंत स्पर्शी किसी न किसी टाइप के स्लोप में है तो फिर ये होगी। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका कैसे हो जाएगा कि हमको फंक्शन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर है हमारा फंक्शन, तो उसका परोक्ष अनंत स्पर्शी या ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे निकालूंगा मैं? सबसे पहले मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन का स्लोप निकालना है और इस c की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देना है, तो मैं प्राप्त कर लूंगा। तो m जो होता है वो डिफाइंड है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बटे x। जो y आपका दिया रहेगा उसको x से भाग देना है और लिमिट लेना है। सिमिलरली c क्या होगा? तो c जो होगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y माइनस mx, और m चूंकि आप यहां से निकाले रहोगे उसको यहां पे पुट कर दोगे। अब जब यहां से m और यहां से c निकल जाएगा तो उसको ले जाके जब यहां पुट करेंगे तो हमको वो अनंत स्पर्शी, जो परोक्ष अनंत स्पर्शी, वो मिल जाएगा। उदाहरण से समझिए कैसे करने को कहा जा रहा है। सपोज मेरे पास एक उदाहरण है, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब जो वर्टिकल नहीं होता और जो हॉरिजॉन्टल नहीं होता उसी के लिए ही परोक्ष अनंत स्पर्शी अस्तित्व में रहता है ना, इस चीज को याद रखिएगा। जिससे पहले हम लोग जाने कि अगर वर्टिकल अनंत स्पर्शी निकालना है तो x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो x इज इक्वल टू 0 अगर यहां पुट कर दूंगा ना तो ये अनंत हो जाएगा। तो एक चीज तो है यहां पर, पहला वाला पॉइंट ये वाला, x इज इक्वल टू 0 पुट करना है तो अनंत हो जाएगा। लेकिन दूसरा, यदि हॉरिजॉन्टल पुट करना है तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा तो ये 1 अपॉन x तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये x इन्फिनिटी हो जाएगा, जबकि रूल ये बोलता है कि y कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो इसका वर्टिकल अनंत स्पर्शी तो है लेकिन हॉरिजॉन्टल अनंत स्पर्शी का अस्तित्व नहीं है। तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो जो आपका परोक्ष अनंत स्पर्शी का अस्तित्व होता है या फिर ऑब्लिक एसिम्पटोट का अस्तित्व होता है, ठीक है। तो फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को डिवाइड करेंगे x से, क्योंकि रूल ये है। तो m बराबर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये हो गया। अब इससे जब आप कैंसल आउट कराओगे तो कट पिट के ये कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली c कैलकुलेट करना है जिसकी वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y माइनस mx। तो y इतना था माइनस mx, तो m 1 निकाला आपने और x की जगह x पुट किए और फाइनली जब इसको सॉल्व किए 1 अपॉन x तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब c की वैल्यू को और m की वैल्यू को y इज इक्वल टू mx प्लस c में पुट कर दो इसमें। तो y इज इक्वल टू क्या मिला, m का वैल्यू 1 था और प्लस c की वैल्यू 0 हो गई। तो y इज इक्वल टू x, जो सरल रेखा है, ये मेरा अनंत स्पर्शी हो गया, परोक्ष अनंत स्पर्शी इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो ये फिर मैं ट्रेस करूंगा वहां पर जब बनाऊंगा। मैं जानता हूं कि y इज इक्वल टू जो x है ऐसे जाता है। तो फिर अब इसके अगल बगल जो भी कर्व रहेगा ट्रेस होगा वो बनेगा, ठीक आएगा क्वेश्चन में तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो इतना हो गया। तो भाई पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या सीख लिए हम लोग, तीसरा 4 पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया। पहले डोमेन फाइंड करना है, उसके बाद सबसे पहले सिमेट्री चेक करनी है। सिमेट्री चेक करने के बाद उसके इंटरसेप्ट्स को फाइंड करना है। इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद अगर पीरियोडिसिटी है तो ठीक है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट चीज हमको उसकी अनंत स्पर्शियों को ढूंढना है जो फंक्शन दिया रहेगा। तो तीनों वर्टिकल अनंत स्पर्शी, हॉरिजॉन्टल अनंत स्पर्शी और परोक्ष अनंत स्पर्शी, तीनों चीजें हम वहां कैलकुलेट करके देखेंगे। जो भी लागू होगा वो मिलेगा, उसको कलेक्ट करके रखेंगे, ठीक। तो अनंत स्पर्शियां आपने निकालनी सीख गई वक्रों के लिए, ठीक। अब उसके बाद अगला स्टेप हमको करना रहेगा कि क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने हैं।
क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने हैं कहने का मतलब होता है कि कहाँ पे कर्व जो है मुड़ेगा, कर्व के मुड़ने का जो जगह रहता है, फ्लो वगैरह होता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जहां पे वो घट रहा है या बढ़ रहा है, ये शेप को वो निर्धारित करेगा, शेप बताएगा हमको। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सिंपल है, उस पर्टिकुलर इक्वेशन का मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना है। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में कैलकुलेट करते थे, तो मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए क्या रूल है जी, फर्स्ट टाइम ऑफ डेरिवेटिव dy बाय dx निकालेंगे और dy बाय dx की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमको वो पॉइंट मिलेगा जहां पे फंक्शन आपका क्रिटिकल था। और उस दिए हुए पॉइंट को प्राप्त करने के बाद हम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और पॉइंट पे हम ये पता लगाएंगे कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है। यदि 0 से बड़ा आता है तो हम मिनिमा बोलते हैं, निम्निष्ट बोलते हैं, और यदि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, छोटी आती है, ठीक, 0 से छोटी आती है, तो हम उच्चिष्ट बोलते हैं या मैक्सिमम बोलते हैं। मतलब वहां पे वक्र भी इसी तरीके से बिहेव करेगा कि वक्र का जो प्रभाव है वो वहां पर डिक्रीज होगा, वक्र का जो प्रभाव है वक्र का इंक्रीज होगा, और बीच का जो पॉइंट रहेगा वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, ठीक। और दिए हुए बिंदुओं के बीच जो रेंज है, जो डोमेन है, उसके बीच में वक्र इस तरह से व्यवहार करेगा। तो स्लोप एंड क्रिटिकल पॉइंट एंड देन इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग इज डिफाइंड फ्रॉम द मेथड ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द कर्व। क्वेश्चन में समझ में आएगा, ठीक। तो ये चीज वही है कि भाई क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे। यदि dy बाय dx बड़ा है दिए गए इंटरवल में तो कर्व इंक्रीज होगा, यदि dy बाय dx घट रहा है दिए गए इंटरवल में तो कर्व क्या होगा, डिक्रीज होगा। डबल डेरिवेटिव के फॉर्म में भी इसको समझेंगे आगे। तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं जी, फिर से मैं लिख दिया हूं कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy बाय dx इज इक्वल टू 0 करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे यदि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर dy बाय dx2 का वैल्यू ग्रेटर देन है तो उसको बोलते हैं मिनिमा। याद रखेंगे, मिनिमा होता है ये, निम्निष्ट। और वहां से y की मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो एक फॉर्म है यहां पर, एक कप शेप बनेगा जिसको कनकेविटी बोलते हैं। कनकेविटी मतलब अवतलता, तो कन्वेक्स फॉर्म में रहेगा। कन्वेक्स फॉर्म में रहेगा मतलब बाहर की ओर। मतलब कप कैसे होता है, चाय का कप कैसे होता है आप लोगों के घर में, ऐसे होता है। तो यदि सिचुएशन ऐसा है तो कप शेप है, मतलब बाहर की ओर कन्वेक्स है, ये अपवर्ड है। अपवर्ड है मतलब ऐसा गड्ढा वाला बना हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं जी, कनकेविटी बोलते हैं, कनकेविटी, ठीक। और यदि आपका d2y बाय dx2 का जो फॉर्म है, तो अगर फंक्शन जो है मिनिमम है, देखिए कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है फंक्शन, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। इसके बाद कनकेविटी जो है डाउनवर्ड थी, ये मतलब कनकेविटी जो है कन्वेक्शन जो था, कप शेप जो था वो ऐसे था, ऐसे हो रहा था। और जब आपका d2y बाय dx2 लेस देन 0 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक। तो कनकेव शेप होता है, तो अब धसा हुआ शेप ऊपर की ओर बढ़ता है, ऐसा ऊपर की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, जिसको आप कनकेविटी डाउनवर्ड हो रहा है बोलते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, शेप के अकॉर्डिंग मैक्सिमा और मिनिमम में ये समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन से और समझ में आएगा। अभी लिखा हूं उसको बस माइंड करके चलिए। और फिर जब ये फाइंड पता चल जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहां पर है, तो उसके बाद हम सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया, डोमेन निकाले, सिमेट्री देखा और इंटरसेप्ट पॉइंट ढूंढे, पीरियोडिसिटी है कि नहीं वो देखा, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, मैक्सिमम और मिनिमम बिहेवियर ऑफ द फंक्शन देखा, उसके मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फाइंड करी, कनकेव रहेगा कि कन्वेक्स रहेगा, कप शेप में अपवर्ड रहेगा कि डाउनवर्ड रहेगा वो देखा। और इन सारी चीजों को कलेक्ट करके फिर ग्राफ को प्लॉट करना शुरू करते हैं, और जो बन के फिर निकल के आता है वो फिर हमारा क्या रहता है, उस पर्टिकुलर दिए गए इक्वेशंस का ग्राफ होता है। हाँ, एक चीज और, अनंत स्पर्शियां भी कैलकुलेट किए, अनंत स्पर्शियां कैलकुलेट किए। तो अगला पॉइंट क्या है, टेक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड पॉइंट्स एंड प्लॉट द कर्व, ठीक। तो जैसे कुछ एक समरी है यहाँ पर कि कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करना है। तो दो तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन बनाते हैं, या तो स्टेप वाइज लिखते हैं या तो फिर पैराग्राफ टाइप लिखते भी चलते हैं, लेकिन फॉलो उसी रूल को करते हैं। तो देखिए शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेप्स कैसे होगा। सबसे पहले डोमेन निकालेंगे, सिमेट्री चेक करेंगे, अक्षों को कहाँ कहाँ पे काट रहा है उसको देखेंगे, फंक्शन की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को चेक करेंगे, मतलब इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो dy बाय dx पे डिपेंड करता है। इसका तात्पर्य है कि dy बाय dx का मान यदि बड़ा है तो बढ़ रहा है, dy बाय dx का मान यदि छोटा है तो फंक्शन घट रहा है। वैल्यू इसके थ्रू आएगी डबल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग,
ठीक, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे जिसके तहत इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसी फॉर्म में आएगा, और क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। यहां पर क्या रहेगा, पॉइंट नंबर 5 के अकॉर्डिंग मैं कहूं तो क्रिटिकल पॉइंट्स ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढेंगे हम लोग। मतलब क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा बिंदु है जिसके पहले मिनिमा और जिसके बाद में मैक्सिमा आगे पीछे वाइस वर्सा होता है। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, मतलब कनकेविटी चेक करिए, अवतलता किधर है, कप शेप का है, अप साइड है, ये इस चीज को चेक करिए। फिर मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकाल लीजिए, वाई फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, मैक्सिमा और मिनिमा पे कैसे होगी वो। फिर जनरेट करेंगे उसके एसिम्पटोट्स को, उसके अनंत स्पर्शियों को कैलकुलेट करेंगे कि क्या उसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स है कि क्या ऑब्लिक या फिर आपका परोक्ष या तिर्यक तिरछा वाला अनंत स्पर्शी है। और फिर इन 8 पॉइंट तक जो जो चीजें आपको मिली उसको बड़े ध्यान से इकट्ठा करके आपको दिए गए प्लॉट को, जो कर्व है उसको प्लॉटिंग करनी है, उस कर्व को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करके प्लॉट करना है कर्व को। तो ये जो अभी तक इस आधे घंटे की डिस्कशन में मैंने आपके साथ किया है बातचीत, वो पूरा एक आउटलाइन है कि कैसे किसी कर्व को ट्रेस किया जाता है या उसकी प्लॉटिंग कैसे की जाती है। अब मैं क्वेश्चंस के माध्यम से इसी चीजों को अप्लाई करके आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे ये सारी चीजें आपको एग्जाम में पर्टिकुलर दिए हुए क्वेश्चन पे करना है। तो छोटे क्वेश्चन से लेते हुए बड़े क्वेश्चंस लेते हुए मैंने अलग अलग वैरायटी के 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं। उन 5 क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे एक एक करके सॉल्यूशन देखेंगे और हमारे इस समरी या जो रूल्स जो हमने ये 8-10 पॉइंट के पढ़े उससे उसको मैच आउट करेंगे। और उसके बाद आप जो 5 क्वेश्चंस और अपने घर पे जो प्रैक्टिस करेंगे आप, उसके बाद फिर आपका ये ठीक ठाक एक कंसेप्ट यहाँ पे आपका बिल्टअप होगा इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल टॉपिक पे। तो फिर अब यहाँ तक अगर आप चाहें तो पॉज ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं अपने घर पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैथमेटिकल का पोर्शन है तो ये थोड़ा लंबा चलेगा वीडियो, है ना। उसके बाद आप क्वेश्चन बनाना यहाँ पे पॉज करने के बाद फिर से रेस्ट लेके चालू कर सकते हैं। मैं टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब क्वेश्चंस हम लोग इसी सीखे हुए नियमों पे लेते चलते हैं। पहले छोटे क्वेश्चन से चालू करूंगा, फिर एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके चलूंगा। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चंस ऑन प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स, ठीक, इजी। सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको बोल रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की प्लॉटिंग करिए। ठीक, उसको कर्व के अकॉर्डिंग प्लॉटिंग करिए। तो सबसे पहला रूल क्या है, डोमेन फाइंड करना है। तो मैंने स्टेप्स वाइज भी लिखा है, कुछ क्वेश्चंस में पैराग्राफ पोर्शन के अकॉर्डिंग भी बनाऊंगा, तो उसे समझिएगा। तो भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x कोई भी मान ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र है, x एक्सिस और y एक्सिस पर। ठीक, ये x, ये y, ये माइनस x और ये माइनस y। तो इसलिए x एक्सिस पे उसका विस्तार माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर वो ले सकता है। डोमेन हमको मिल गया। सिमेट्री चेंज कर लेते हैं। सिमेट्री यहाँ पे हम लोग सिंगल फंक्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमें सिर्फ चेक करना है f ऑफ माइनस एक्स। ये f ऑफ x था आपका, ये वाला जो दिया है यही f ऑफ x है, जिसका मान कितना है जी, एक्स स्क्वायर है। तो हम चेक करते हैं f ऑफ माइनस एक्स पुट करते हैं, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर, मतलब क्या मिल गया, f ऑफ माइनस एक्स आपने निकाला जो कि f ऑफ x के बराबर ही मिल गया। मतलब y अक्ष के अनुदिश सममित है, मतलब सिमेट्री अबाउट दी y एक्सिस। ये देखिए मैंने डबल फंक्शन के फॉर्म में भी लिखा था, वहां भी यही आया था, कंफ्यूज मत होइएगा। सॉल्व करते समय हम इजी फॉर्म में ही करेंगे। ये देखिए x के जगह पर माइनस एक्स रखा और फंक्शन बराबर मिल गया, y के जगह y रहने दिया, तो फिर वो कौन सा सिमेट्री हुआ, y एक्सिस के अकॉर्डिंग। मतलब जो भी शेप बनाएगा वो y एक्सिस के लेफ्ट और राइट में सेम शेप बनाएगा, ये पता चला हमें, है ना। तो वो चीज हमने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चेक किया हमारे। ठीक, तो ये हो गया, तो समझ में आ गया होगा, आपको सिमेट्री चेक कर लिए। हमें इंटरसेप्ट ढूंढना है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशंस का इंटरसेप्ट ढूंढना है। तो हम जानते हैं कि x अक्ष पर y बराबर, यदि मैं x बराबर 0 रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि y अक्ष में x बराबर 0 होता है। ठीक, तो सिंपल है, यदि x बराबर 0 रखूंगा तो y 0 मिलेगा, और यदि y बराबर 0 होगा तो x 0 मिलेगा, मतलब 0 पॉइंट मिलेगा। मतलब ये कोई ऐसा इंटरसेप्ट नहीं है जो x एक्सिस में कहीं पर कट आउट करेगा। तो कर्व पास थ्रू दी ओरिजिन, ये मूल बिंदु से कट करेगा, तो मूल बिंदु यहाँ पर 0 रहेगा। अभी प्लॉटिंग पैरेलल करते नहीं जाना है ना, वो तो मैंने बना दिया है, अभी लास्ट में मैं शुरू से आपको बताऊंगा। तो इंटरसेप्ट हमको प्राप्त हो गया, y और x में क्या क्या, 0 और 0। अब हमें चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट कहां पर है। ठीक,
क्रिटिकल पॉइंट कहां पर है, तो dy बाई डी एक्स करोगे इस पर्टिकुलर फंक्शन का तो क्या मिलेगा जी, 2x मिलेगा, तो 2x मिला। और क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करने के लिए मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो यदि आप dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर करोगे तो 2x बराबर 0 मतलब x बराबर 0, मतलब x कोऑर्डिनेट पे जहां पॉइंट 0 होगा वही मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब वहीं पे फंक्शन एक ऐसे बिंदु पे रहेगा जहां से वो एक तरफ बढ़ेगा एक तरफ घटेगा। तो वो पता चला मेरे को, एक जानकारी ये पता चली, यहां से एक जानकारी पता चली। अब मैं ये पता लगा लेता हूं कि आखिर वो मैक्सिमा है या मिनिमा, तो डबल डेरिवेटिव निकालूंगा। तो डबल डेरिवेटिव जब निकालूंगा तो 2x का डबल डेरिवेटिव कितना होगा, 2 ही होगा। अब इसमें x के जगह 0 ये बिंदु रखने का कोई तात्पर्य नहीं है क्योंकि डबल डेरिवेटिव में फंक्शन नहीं है। तो del 2y बाई dx2 की वैल्यू 2i है और 2 क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है मतलब 0 0 पर जब बड़ा होता है 0 से तो क्या बोलते हैं जी, निम्निष्ठ है बोलते हैं, मिनिमम है बोलते हैं, मिनिमा है बोलते हैं। तो 0 0 पर फंक्शन या डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी मिनिमम है, तो यहां पे मिनिमा है। तो कर्व देखिए गिरते हुए ऐसा बढ़ेगा ना, अभी इसको कंक्लूड करूंगा मैं, तो मिनिमम आएगा, एक जानकारी ये मिला। आगे कर्व, अब अच्छा, अब आप बोलेंगे कि यहां पर सिमेट्री चेक कर लिए तो क्या एसिम्पटोट चेक हो सकता है, क्या एसिम्पटोट निकलेगा, क्या एसिम्पटोट कैसे निकलेगा। हम लोग पहले जानते हैं कि यदि आपके दिए हुए फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 कर दे तो इसमें तो है ही नहीं, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन नहीं है वैसा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि यदि x टेंस टू इन्फिनिटी हो तो y कांस्टेंट होना चाहिए, तो x टेंस टू इन्फिनिटी करूंगा अगर तो y कांस्टेंट होना चाहिए। तो x टेंस टू इन्फिनिटी मतलब x की जगह इन्फिनिटी रखूंगा तो y क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी पॉसिबल नहीं है, यहां पर नहीं है। अब क्या ये परोक्ष अनंत स्पर्शी है, तो परोक्ष अनंत स्पर्शी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू mx प्लस c करते हैं, और m क्या होता है जी, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के उसको 0 के बराबर पुट करना है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकालता हूं मैं 2x और उसको 0 के बराबर पुट करूंगा तो x का वैल्यू तो 0 आएगा, तो कोई तो स्लोप ही नहीं है, तो यहां पर तो कोई स्लोप ही नहीं है, स्लोप नहीं है तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, ठीक। और y इज इक्वल टू लिमिट के फॉर्म में जब इसको हम लोग रखेंगे, अगर उसका एक और फॉर्म निकालेंगे कि c इज इक्वल टू, जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहां पर था हमारा y माइनस mx, ऐसा, ठीक है। ये रूल हमने लिखा है यहां पर, ये देखिए y माइनस mx x टेंस टू इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू x स्क्वायर, यहां पर y की वैल्यू x स्क्वायर और m तो 0 हो गया है, और x टेंस टू इन्फिनिटी तो c टेंस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ गया ना, और m की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 प्लस इन्फिनिटी, तो क्या तिर्यक एसिम्पटोट है, नहीं है, इन्फिनिटी हो जा रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं निकाले, है ही नहीं यहां पर कोई अनंत स्पर्शी, ठीक। तो फिर इन सब जानकारियों से क्या क्या चीज मिला आपको, मतलब डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइन था। अब मैं कर्व ट्रेस कर रहा हूं, तो सबसे पहले ग्राफ बना दिया, एक्स वाई खींच दिए, सिमेट्रिक था, मतलब ये पता चल गया कि वाई एच के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक था, मतलब जो वाई एच के इस तरफ बनाएगा वैसे ही वो दूसरे तरफ भी बनाएगा, तो ये हो गया। ये हल्का छोटा बड़ा चलेगा, मैंने फ्री हैंड डायग्राम बनाया इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। इंटरसेप्ट x बराबर 0 y बराबर कहां पे टच करता है जी, 0 0 पे करता है, तो 0 0 पे टच कर लिया। क्रिटिकल पॉइंट कहां है, तो वो भी 0 0 पर है। d2y बाई dx2 का मान क्या है, मिनिमम है, मतलब कर्व गिरते हुए आएगा, ऊपर से ऐसे गिरते हुए आएगा और 0 पे समाप्त होगा, और फिर एक तरफ फिर सेम अपोजिट सिमेट्री के फॉर्म में फिर गिरते ऊपर से भी गिरते हुए आएगा या इंक्रीज आउट होगा, तो मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू इस तरह से आएगी। तो जब इतने के थ्रू मेरे को आइडिया लग गया कि कर्व कैसे बनेगा, और इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करके मैंने अपने कर्व को प्लॉट कर लिया, जो कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से शुरू करते हुए ऐसे ऐसे खींचते हुए ऐसे आपने बना दिया। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था ना, सिंपल क्वेश्चन, ताकि आप जो मेथड्स हम लोग जो जाने सीखे उसको अप्लाई कर सके, ठीक है। चलिए अब थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 8-10 नंबर में आपके एग्जाम में भी पूछेगा या उस साइज का क्वेश्चन रहेगा। ये तो इजी था, थोड़ा सा रिकॉल हमने किया, थोड़ा सा चैलेंज बढ़ाते हैं अपना, फिर से टॉपिक्स रिपीट होगा, मतलब मेथड रिपीट होगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए ये मान लीजिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, प्लॉट द गिवन फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन आएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 3 बटे x माइनस 7 बटे x स्क्वायर। इसको चित्र बनाना है इस दिए हुए फंक्शन का आपको, ठीक। चलिए शुरू करते हैं भाई। फलन दिया है ये फलन यदि x के जगह पर मैं 0 रख दूंगा तो क्या बन जाएगा जी, अनंत बन जाएगा, क्योंकि नीचे में क्या है, x है, बटे में है, और x की जगह 0 रख देने से अनंत हो जाएगा।
तो ये फलन जो है x बराबर 0 को छोड़कर x के सभी मानों के लिए परिभाषित है। अब मैं स्टेप वाइज 1 2 3 करके नहीं लिख रहा हूं ना, इसको दूसरे तरीके, कई स्टूडेंट्स ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी लिख रहा हूं, आपको जो उचित लगेगा आप वैसा बनाइएगा, ठीक है। तो x बराबर 0 को रख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो x बराबर 0 को छोड़कर x के सभी मानों के लिए फंक्शन क्या है, परिभाषित है। मतलब डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी तक, आप कहीं भी चले जाइए, ठीक। 0 बस को मत लीजिए क्योंकि 0 पे गड़बड़ हो जा रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक और 0 से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में कुछ भी ले लीजिए, फंक्शन परिभाषित है। तो ये मेरा रेंज हो गया या फिर डोमेन हो गया। क्लियर हो गया, ढूंढ लिया डोमेन हमने। सिमेट्रिक चेक कर लीजिए, सिंपल है, x के जगह पर माइनस एक्स रख लीजिए फंक्शन में। तो यदि आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x के जगह पर माइनस एक्स रखते हो, यहां x के जगह पे माइनस एक्स रखते हो, तो क्या fx के बराबर मिलता है, क्या नहीं मिलता है? क्या माइनस fx के बराबर मिलता है? क्या माइनस कॉमन लेने से क्या सेम चीज मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब रख के चेक कर सकते हैं ना। तो सिंपल मैंने बोल दिया कि कर्व भैया सिमेट्रिक नहीं है, ना तो x के अकॉर्डिंग ना y के अकॉर्डिंग। तो सिमेट्रिसिटी मैंने निकाली, दो चीजें निकाली। अब मैं इंटरसेप्ट ढूंढूंगा, कहां कहां पे कट कर सकता है xy एक्सिस को। तो मैं जानता हूं कि x अक्ष पर इंटरसेप्ट निकालने के लिए y बराबर 0 रखना पड़ता है। तो इस दिए गए समीकरण में यदि मैं y बराबर 0 रख दूंगा तो ये नीचे का x तो 0 हो गया और x माइनस 3 और x माइनस 7 इस तरह से। तो x का मान 3 मिलेगा और x का मान 7 मिलेगा। मतलब x अक्ष पर ये कहां कहां पे कट कर रहा है जी? जो कर्व आप आगे अभी चित्र बनाने वाले हो वो x अक्ष को कहां कहां पे कट करने वाला है? 3 पर और 7 पर। अगर मैं नंबरिंग करूंगा जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 पर और 7 पर ये कहीं कहीं कट करेगा। आगे कलेक्ट करके इसी का तो यूज करेंगे हम लोग। मतलब कर्व का जो कट पॉइंट है x एक्सिस के अकॉर्डिंग 3 और 7 के बीच में है, तब y का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। देख लीजिए यहां पर x का मान 3 से यदि छोटा है, देखिए मतलब x का मान 3 से यदि बड़ा है और 7 से यदि छोटा है, तो उस कंडीशन में y का मान आपका नेगेटिव होगा। वैल्यू पुट करके अपन देख सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए x का मान मैं रख देता हूं 3 से छोटा, 3 से बड़ा, सपोज उदाहरण के लिए y बराबर 3 से बड़ा क्या रखूं जी? 4 रख देता हूं। तो देखिए 4 माइनस 3, यहां क्या रखूंगा? 4 माइनस 7, नीचे क्या लिखूंगा? 4 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 3 मतलब 1, और 4 माइनस यहां से तो माइनस आ रहा है ना, -3, और माइनस तो रहेगा ना। तो y का मान उसी चीज को बोल रहा है, क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जब भी ऐसा नंबर चुनोगे जो कि 3 और 7 के बीच में रहेगा, तो y का मान क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव मिलेगा। तो उसी चीज को लिख रहा है। मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है जो कट आउट की है y के ऋणात्मक दिशा में जाएगी। ये y के ऋणात्मक दिशा है। x का कट आउट तो आपने निकाल लिया, ठीक है। वो उसका बहाव किधर रहेगा? तो नेगेटिव एक्सिस में। आगे समझ में आएगा आपको। तो x इंटरसेप्ट मैंने निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, y इंटरसेप्ट निकालेंगे अब। तो अब हमने निकालेंगे भाई, अच्छा y इंटरसेप्ट तो यहीं से पता चल गया जी कि y इंटरसेप्ट के लिए अगर आप x बराबर 0 करोगे, ये देखिए x इंटरसेप्ट निकलेगा, y इंटरसेप्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि x बराबर 0 करोगे यदि तो ये अनंत हो जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पे क्या आता है जी? अनंत आता है। तो y इंटरसेप्ट नहीं है, करो y पे इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक, x पे कर रहा है। उसका नेगेटिव वैल्यू y की ओर जा रहा है, वो है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे फंक्शन के लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन आपको ऐसा दिया हुआ था, y इज इक्वल टू x माइनस 3 x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सेट आउट करेंगे आप ब्रैकेट तोड़ के, तो ऐसा आएगा, और थोड़ा सेट आउट करेंगे तो ये आएगा, और फाइनली ये आएगा। सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए dy बाई dx निकालना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का मैंने एक बार अवकलन कर दिया तो ये मिला। और क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन है कि dy बाई dx बराबर 0 होना चाहिए। तो 0 करूंगा अगर मैं इसको dy बाई dx की वैल्यू को 0 करूंगा तो x का मान आता है 4.2। मतलब 4.2 x एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल रहेगी। वहां से फंक्शन एक तरफ मैक्सिमा या एक तरफ मिनिमा होगा, बट उस पॉइंट पर कुछ नहीं रहेगा। तो x 4.2 क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट पर अब मैं चेक करूंगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये सारी चीजों को चेक करेंगे अपन। तो डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो सिंगल डेरिवेटिव ये था, अब डबल डेरिवेटिव चेक करोगे, निकालोगे तो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू दिस मच। एक अवकलन करने के बाद आएगा ना। इसको चेक करते हैं x बराबर 4.2 पे क्या आता है। तो x बराबर 4.2 पे जो वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पे रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये जो भी आएगा लेकिन वो 0 से बड़ा आएगा,
ठीक, अब इस यहीं पर आपको स्मार्टनेस से आप एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करते मत बैठे रहना। यहाँ पे आपको ये सिर्फ देखना पड़ता है डबल डेरिवेटिव में कि जीरो से बड़ा है कि जीरो से छोटा है। तो ये वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी। जीरो से बड़ी आएगी मतलब क्या है जी, निम्नलिखित होगी। मतलब जहां पे x बराबर 4.2 होगा वहां से वैल्यू x बराबर 4.2 पर कर्व जो है निम्नलिखित या मिनिमम है x बराबर 4.2 पर। तो आखिर उसका निम्नलिखित मान कितना है, वैल्यू कितना है, ये निकालना है। तब फंक्शन में हम x के जगह 4.2 रख देंगे। हमको बिहेवियर पता चल गया, निम्नलिखित है, लेकिन वैल्यू कितना है निम्नलिखिततम का, तो वो फंक्शन पे वैल्यू आप उठे तो y मिनिमम कैसे निकलेगा, जो y का फंक्शन है ना ये वाला, ये देखिए y बराबर आप ऐसा लिख सकते हो ना जी, ये y ही है, इसको ऐसा लिखे हैं अपन। यहां पर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं कितना 4.2 और ये देखना चाहते हैं कि y मिनिमम कितना होगा। तो ये y मिनिमम x की जगह 4.2, x की जगह 4.2 जब आप रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो y मिनिमम की वैल्यू आपको 0.19 आएगी माइनस साइन के साथ। मतलब फंक्शन मिनिमम था तो y अक्ष के नेगेटिव साइन की ओर वो 0.19 गुना डिप हुआ। मिनिमम था मतलब निम्नलिखित हो रहा था। डिप कितना हुआ, हाइट कितना था, डिपिंग हाइट कितनी थी 0.19 एट द नेगेटिव एक्सिस। ये जानकारी मिली है अभी ना, तो एक चीज ये मिल गया। और आगे चेक करेंगे इसमें अपन पुनः d2y/dx2 से ये पता लगाएंगे, उसको डबल डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रख के हम ये देखते हैं कि कहां पे कनकेविटी है, कब शेप है। तो d2y/dx2 को जीरो के बराबर रखोगे, जो कि ये है वैल्यू 126/x⁴ माइनस 20/x⁴ इज इक्वल 0। इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी 6.3। तो 6.3 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अब हमें यह मिलेगा कि अगर x का मान 6.3 से छोटा है तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है जीरो से। मतलब वो कप शेप बनाएगा वहां पर, और या फिर मिनिमा है बोलोगे आप, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो होता है तो मिनिमम बोलते हैं। मिनिमम में मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है बोलेंगे। यदि x का मान 6.3 से बड़ा हो जाता है तो d2y/dx2 का मान जीरो से छोटा हो जाता है। यहां से यही इस वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जीरो से छोटा हो जाता है। आपको सिर्फ बिहेवियर देखना है, मतलब कनकेव शेप हो जाता है, डिपिंग आ जाती है या फिर मैक्सिमा हो जाता है। ठीक, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर y का मान क्या होगा जी, तो y जो दिया हुआ फंक्शन था उसमें ये वाला जो अभी आपने जो किया, ये जो y का मान था इसमें अब x की जगह जैसे 4.2 क्रिटिकल पॉइंट को रखे तो ये मिला। अब अगर हम कनकेविटी पॉइंट या इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक, इन्फ्लेक्शन पॉइंट 6.3 को रखोगे तो y का मान कितना मिलेगा, -0.06 समथिंग अराउंड। तो 6.3 x कोऑर्डिनेट और -0.06 y कोऑर्डिनेट ऐसा पॉइंट है जहां पर इन्फ्लेक्शन होगा। जहां पे इन्फ्लेक्शन होगा मतलब कर्व अपनी टर्निंग को मैक्सिमा, मिनिमा या कनकेव, कन्वेक्स के फॉर्म में चेंज करेगा। ठीक, तो ये चीज हमने अभी निकाली है। ये इकट्ठा करते जा रहे हैं ना जानकारी, हम लोग एक जगह रखते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि अनंत स्पर्शियां कहाँ हैं, कितनी हैं, या एसिम्पटोट्स कितने हैं। तो भाई नियम क्या है, लिमिट y x fx x टेंस टू 0, ठीक, y ये fx है, x टेंस टू 0 लिमिट के अकॉर्डिंग। या हम लोग सिंपल तरीके से जानते हैं कि जब हम लोग x के जगह पर 0 पुट कर देते हैं तो y बराबर क्या मिल जाना चाहिए, इन्फिनिटी मिल जाना चाहिए। ये y है ना, ये ऐसा लिखा है। ठीक है, पहला नियम जिसको वर्टिकल एसिम्पटोट बोलते हैं कि यदि डिनोमिनेटर को 0 कर दो तो यदि y इन्फिनिटी हो जाता है तो x बराबर 0 को क्या बोलते हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट बोलते हैं। और x बराबर 0 कहने का मतलब क्या है जी, y अक्ष। x बराबर 0 किसको बोलते हैं, y अक्ष को बोलते हैं। दूसरा अगला होता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी यदि ले लेते हैं तो लिमिट का मान यदि कांस्टेंट मिलता है तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिलता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो चीजें ही रिवाइज हो रही हैं। तो हमें लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी यदि लेना है और इसको सॉल्व अगर आप कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हमने जो सॉल्व किया था y के फॉर्म में तो ये आया था। अब इसमें x के जगह पर इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞, 0 and 0, बट दिस इज रिमेनिंग। So you have a number 1 and 1 is a constant number. So finally you get a y is equal to 1 और y is equal to 1 क्या है आपका, horizontal asymptote है। मतलब आपका
क्षैतिज अनंत स्पर्शी है। y इज इक्वल टू 1 कहने का क्या तात्पर्य जी, यदि y एक्सिस से ये 0 है और 1 है यहाँ पर, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक, तो एक जानकारी ये मिल गई। और x बराबर 0 कहने का क्या मतलब है, ये एक अनंत स्पर्शी है, एक अनंत स्पर्शी तो y अक्षीय है, और एक अनंत स्पर्शी y इज इक्वल टू 1 ये है। ठीक, ये जानकारी मिली, ये जानकारी मिली, उसी नियम को फॉलो किया हूं ना मैं। ठीक है, अब कर्व की ट्रेसिंग करते हैं। अब सारी चीजें यहां से हमने इकट्ठा कर ली, अब इन सारी चीजों की सहायता से अब कर्व की ट्रेसिंग करते हैं, कर्व को बनाते हैं। तो कैसे बनेगा जी, ध्यान दीजिए। डोमेन लेंगे, सबसे पहले जो डाटा आया था उसी से इकट्ठा करता है। सबसे पहले क्या क्या मिला था, डोमेन -∞ 0, 0 से इन्फिनिटी आया था, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट इन्फिनिटी। कहां पे मिलेगा जी, ये वाला लाइन मिलेगा। देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है, इधर से जो ये पोर्शन है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक, फिर अगला आपको पॉइंट, क्या चीज हमने कंक्लूजन निकाला था यहाँ पर, सिमेट्रिक तो है नहीं, तो छोड़िए भाई। इंटरसेप्ट कहाँ है, तो इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ टच करता है, निकाले थे x बराबर 3 पर और x बराबर 7 पर। ठीक, तो देखिए पॉइंट्स आप डिफाइन करेंगे। सबसे पहले x और y अक्ष खींचेंगे हम लोग। तो भाई ये मूल बिंदु हो गया मेरा, मैं x अक्ष खींचूंगा, y अक्ष खींचूंगा। फिर मैं देखूंगा x अक्ष में कहाँ कहाँ कट पॉइंट था, भाई 3 पर काटता था और 7 पर काटता था, तो ये कोऑर्डिनेट 3 और 0 हो गया, ये कोऑर्डिनेट 7 और 0 हो गया। ठीक, उसके बाद मैंने क्या कैलकुलेट किया था जी, यहाँ पर पॉइंट निकल गया था जब मेरा, अब ये बताया था कि y नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा। आगे उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट जब हम लोग निकाले तो x बराबर 4.2 एक ऐसा पॉइंट था जो कि क्रिटिकल पॉइंट था। तो x बराबर 4.2 जो क्रिटिकल पॉइंट था, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए अगर ये 1 2 3 4 था, ये 4 है, ये 4.2 समथिंग ऑफ देयर, 4.2 यहाँ पे आएगा x का, ये वाला ना, ये 4.2 है। तो जब x बराबर 4.2 रखे थे तो डिपिंग कितनी आई थी, तो वो जब मैंने निकाला था ना, y की वैल्यू पुट किए थे कि आपने x बराबर, जब आपने 4.2 रखा तो 4.2 पर कर्व निम्निष्ठ था, ये तो पता चल गया डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने के बाद। जब इस x बराबर 4.2 को डबल डेरिवेटिव में रखे तो हमें क्या मिला, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 शोज द कर्व इज मिनिमम, एंड मिनिमम था तब y मिनिमम की वैल्यू कितनी निकाली, -0.19। मतलब वहां पे वो जो 4.2 की डिपिंग कितनी होगी, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेरा, ये लेंथ समथिंग ऑफ 0.19, तो ये 0 है जी, ये 1 है, तो 0.19 में आप रफ बना सकते हो ना, रफली बना सकते हो। तो ये थोड़ा सा डिप आउट जो दिया, ये वाला हाइट, ये 0.19 था, ये पता चला। 4.2 कहां से है, यहां से, ये पता चला। तो ये पॉइंट मिला आपको, ये वाला पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, 4.2 और -0.19। अब इन्फ्लेशन पॉइंट हमने देखा था, वो कैसे निकला था, अब मिनिमम है इसलिए नीचे जा रहा है ना कर्व, अभी मिलाया नहीं हो, अभी तो पॉइंट्स ही है। अब हाँ, यहां तक होने के बाद फिर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जब 0 की आप, तो x बराबर कितना है, 6.3 आया। और 6.3 की वैल्यू x से जब छोटा है तो कप शेप होता है, और x से 6.3 से x का मान जब बड़ा होगा तो वो कनकेव शेप होता है। तो ये देखिए, अब कर्व को अगर आप खींचना चालू करते हो, जो कि शुरू होता है x बराबर 0 और y बराबर इन्फिनिटी से, और वो कप बनाएगा, कप बनाते बनाते जाएगा, और कहां तक जाएगा, कप बनाते बनाते आएगा ऊपर से, कप शेप बनाते बनाते आएगा, कहां पहला कट कहां पे करेगा जी, 3 पे करेगा, x बराबर 3 पे करेगा। फिर चूंकि यहां पर से हमें यह पता चल गया था कर्व अब मिनिमम हो चुका था, मिनिमा था, क्योंकि 4.2 के क्रिटिकल पॉइंट थी, तो 4.2 क्रिटिकल पॉइंट के बाद वो मिनिमा था, तो मिनिमम होते चले जाएगा, डिक्रीज होते चले जाएगा क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक, उसकी डिपिंग कितनी होगी, बेलो डिपिंग 0.19 होगी। अब ये डिपिंग होने के बाद, ये चूंकि अब क्रिटिकल पॉइंट हो गया, तो क्रिटिकल पॉइंट के बाद कर्व अपना बिहेवियर बदलेगा, तो कप शेप जो है चेंज आउट होते 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 इस तरह से शेप लेते हुए कहां तक जाएगा, 6.3 तक, 6.3 तक कप शेप रहेगा, ये देखिए। और उसका हाइट कितना है, डिपिंग हाइट कितना रहेगा, 0.06, ये जो निकाले थे कि आपका x बराबर 6.3 पर आपका कर्व -0.006 समथिंग जो आया था, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब वहां से अब बदलाव शुरू होगा। तो ये 6 पॉइंट यहां के बाद अब कर्व अपनी स्थिति बदलेगी इस तरह से, अब कनकेव 6.3 के बाद वो कप शेप को चेंज करने लगेगा, तो ये चेंजिंग चले जाएगी, चेंजिंग चले जाएगी, चेंजिंग चले जाएगी इस तरह से। फिर कर्व आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ रहा है कर्व,
तो अब कर्व का बाउंड्री क्या है उस तरफ, तो उसके लिए क्या हमने कैलकुलेट किया था जी, हमने अनंत स्पर्शियां निकाली थी। तो कौन सी थी, एक तो अनंत स्पर्शी हमारी x बराबर 0 थी जो कि y अक्ष है, और एक अनंत स्पर्शी क्या था, y इज इक्वल टू 1 आया था। तो y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे कैसे खींचोगे आप, तो ये जो लाइन खींचे हैं हम लोग, ये वाली लाइन, ये हमारी y इज इक्वल टू 1 अनंत स्पर्शी है, और कर्व जो यहाँ से डिपिंग आउट होके ये आगे क्रॉस आउट कर रही है वो अनंत स्पर्शी को नहीं टच करेगा। अनंत स्पर्शी को कहाँ पे टच करता है, अनंत पे, तो इसी के पैरेलल होते ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ेगा। और ये रहा आपका फाइनल कर्व, फाइनल बिहेवियर जो इस चीज को शो आउट करता है। और एक तो अनंत स्पर्शी कौन था जी, कर्व का एक और अनंत स्पर्शी था y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब आपका y अक्ष। तो y अक्ष के लिए अगर इस शेप से अगर कर्व डिनोट करेगा तो इधर जाएगा, वो आगे क्रॉस नहीं करेगा, कोई कट आउट नहीं था, कोई पॉइंट नहीं था। तो मेन कर्व तो आपको यही हो गया जो मैंने बनाया यहाँ पर। तो ये फिर आप इकट्ठा करके जो फाइनल डायग्राम बना के लेके चले आओगे वही आपका ट्रेसिंग होगी। तो जरूरी नहीं है इसको उतने ही पॉइंट का नाप जोक के बनाना, रफ भी बना सकते हो, मतलब फ्री हैंड भी बना सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 4.2 एग्जैक्ट स्केल में नाप के नहीं बनाना है, 0.19 उतना ही दूरी स्केल में नाप के नहीं करना है, नहीं आप शो कर दो बस बिहेवियर से, ठीक। यहाँ से 6 जैसे 0.006 जो आता है उसको यहाँ पे ट्रेस करना। यहाँ पे अभी बीएससी के एग्जाम पेपर में आपको एग्जैक्ट उतने मेजरमेंट से नहीं बनाना। कल को आप सही में कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम लैब में इसरो के सेंटर पे या कहीं पे जब आप जॉब वाब करते रहेंगे, साइंटिफिक फेनोमेना से डील करते रहेंगे, तब आप एग्जैक्टली इस चीज को डील करेंगे और ये पता लगाएंगे कि व्हाट्स द शेप ऑफ द इक्वेशन, कि क्या शेप लिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के लिए, इसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस की। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ स्टूडेंट्स, लेक्चर तो बड़ा होने वाला है क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर्स में इतने हैवी टॉपिक्स अपन कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आपको बोर लगता है, अगर आप के लिए हैवी हो रहा है तो आप पॉज ले लें या 10 मिनट का ब्रेक ले लें। सेटअप ऐसा है कि आप कभी भी इसको कहीं से भी चालू करके देख सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए टेक्निकली ये चीज पॉसिबल नहीं है कि इन चीजों को टुकड़े में रखें कि फिर कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ओके, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन था। डोमेन हमने डिफाइन किया जो कि इस तरह से आया, फिर सिमेट्रिक हमने चेक किया, नहीं था सिमेट्रिक वो पॉइंट और इंटरसेप्ट निकाले जो कि x बराबर 3 x बराबर 7 था, उसके अकॉर्डिंग हमें एक ये रिजल्ट मिला। y नेगेटिव होता है वो भी मैंने आपको चेक करके बताया यहाँ पर। फिर हम लोगों ने उसके क्रिटिकल पॉइंट को कैलकुलेट किया जो कि मैक्सिमम और मिनिमा के कंसेप्ट से निकल के आएगा। सो फाइनली वी हैव अ क्रिटिकल पॉइंट 4.2 एंड 4.2 पे क्या बिहेवियर था फंक्शन का वो हमने चेक किया। तो मिनिमम था, तो मिनिमम वैल्यू कितनी थी वो हमने निकाली डबल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग रिजल्ट को मेन फंक्शन में रख के, तो इतना आया, इससे एक रिजल्ट आया। फिर हम लोगों ने कनकेविटी या कन्वेक्सिविटी चेक करने के लिए d2y/dx2 को जब 0 के बराबर करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, वहीं से चेंज होता है। पहला जब dy/dx को हम लोग 0 के बराबर करते हैं तो पॉइंट्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। जब हम लोग d2y/dx2 को 0 के बराबर करते हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। और उसके बाद यहां से हमने चेक किया इस पॉइंट के पहले, आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो ना, ये करना पड़ता है वहां पे। यदि x का मान 6.3 से अगर आप छोटा लेते हो, जैसे 6 ले लीजिए, और उसको जब यहाँ पे रखते हो आप, तो d2y/dx2 की वैल्यू 0 से बड़ी आती है। 0 से बड़ी आती है मतलब कब शेप बनाएगा या फिर मिनिमम होगा। देखिए ना, मिनिमम होते चले गया, कब आपका कर्व देखिए जी, यहाँ से डिप हो रहा है, मिनिमम ऐसे ऐसे होते होते फिर ये यहाँ से इंक्रीज होना चालू होगा इस पॉइंट से। यहाँ तक एक कंक्लूड पॉइंट रहता है यहाँ पर, और इस पॉइंट के बाद शार्पली कर्व इंक्रीज होगा। तो वो फिर मैक्सिमम 6.3 से जैसे ही बढ़ोगे तो कर्व मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम होते होते वहां उसको कौन रोक रहा है, अनंत स्पर्शी उसको रोक रहा है कि वो उसको क्रॉस नहीं करेगा, वो ऐसी शेप का रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने वो चीज निकाला। एसिम्पटोट्स का जो बेसिक रूल था उसके अकॉर्डिंग एक चीज तो मिला, बट दूसरा ये दोनों मिल गया हमको एसिम्पटोट। तो यहाँ पर ये फाइंड करके फिर कर्व के अकॉर्डिंग आपने सारे डेटा को इकट्ठा करके आपने ये ट्रेसिंग की। रफली भी आप ट्रेसिंग कर सकते हो। डायग्राम जरूर आप एग्जाम में थोड़ा बड़ा ही बनाएं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि स्टूडेंट्स को सारी चीजें डेटा उसने कैलकुलेट कर ली हैं। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से स्वयं भी बनाएं, ठीक। तब जाके एक एक चीज को इकट्ठा करके आप रफ कॉपी लेके बैठ के बनाएंगे, तब ये बनेगा, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूं, अगर आपको लगता है यहाँ पे आप ब्रेक ले लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन को ले रहा हूं यहाँ पर आपके लिए, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिनोमियल क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बटे वाला क्वेश्चन था। जब भी याद रखेंगे
क्वेश्चंस के नीचे बटे आएगा ना तो एसिम्प्टोट निकलना तय है, एसिम्प्टोट अनंत स्पर्शी निकालना तय है। कोई भी फंक्शन के नीचे यदि x का कुछ भी पावर आता है तो आप उस क्वेश्चन को देखते ही जान जाना कि इस क्वेश्चन के लिए मेरे को अनंत स्पर्शियां कैलकुलेट करनी है, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या फिर ऑब्लिक क्यों जो फॉर्म होता है या तिरछा वाला जो अनंत स्पर्शी है वो कैलकुलेट करना ही है। चलिए अगला पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बड़े नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो इस रूप में रहेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है प्लॉट द कर्व ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x³ माइनस 12x माइनस 16। इस कर्व को प्लॉट करना है, फंक्शन दिया है, डोमेन क्या होगा याद रखेंगे। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन x के सभी मानों के लिए सारे मान ग्रहण करता है, इसलिए उसका रेंज -∞ टू इन्फिनिटी होता है डोमेन। अब यहाँ पे मैंने फिर स्टेप वाइज लिखना शुरू किया है, इससे पहले क्वेश्चन मैंने 1 2 3 करके नहीं लिखा था। तो आपको जो भी सूट करेगा ना आप वो करना पेपर में, मैं दोनों का आदत डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके देन फाइनली वी चेक द सिमेट्री। हम चेक करते हैं f की जगह -x रख के देखते हैं क्या f ऑफ x के बराबर है, नहीं है, क्या माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर है, नहीं है, तो भाई सिमेट्री नहीं है, सिंपल, ठीक। इंटरसेप्ट निकालते हैं। इंटरसेप्ट निकालने के लिए इक्वेशंस को थोड़ा सा सेटअप किया मैंने, यहां पर गुणनखंड करके ऐसा आपने सेटअप कर लिया, y बराबर इतना हो गया। और हम लोग जानते हैं सॉरी x इंटरसेप्ट्स के लिए y बराबर 0 होता है, तो फंक्शन में y बराबर 0 पुट करके इस गुणनखंड को हल करूंगा तो मुझे x बराबर -2 x बराबर 4 मिलेगा। 2 बार मिलेगा लेकिन वो रिपीट पॉइंट है, कर्व के लिए वो चीज मायने नहीं रखती। तो x बराबर -2 x बराबर 4। y इंटरसेप्ट्स के निकालने के लिए मेरे को x बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो अगर इस फंक्शन में x बराबर मैं 0 रखता हूं, ध्यान देंगे, तो y बराबर क्या मिलेगा, -16 मिलेगा। तो y को कहां कट करेगा जी, -16 पे रहेगा, कर्व उसके आसपास रहेगा, और x पे कहां पे रहेगा, -2 और 4 पे रहेगा। ये निकाल लिया अपना। मतलब इंटरसेप्ट ऑफ द फंक्शन r विद द एक्सिस -2 0 फॉर दिस पॉइंट, 4 and 0 for this point, and 0 and -16 for this point. Why 0? Because the another axis is 0 for the corresponding axis, चाहे x हो या y हो। तो पॉइंट्स नहीं मिल गया आपको, आप क्या निकालेंगे जी, मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए सिंपल कंसेप्ट है, फंक्शन दिया हुआ है, एक बार डेरिवेट करिए, ये मिल गया आपको। इस दिए हुए डेरिवेटिव को क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 के बराबर पुट करिए, तो x बराबर +-2 दो पॉइंट मिला है, क्रिटिकल पॉइंट, मतलब x बराबर +2 मिला है और x बराबर -2 मिला है। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालिए फंक्शन का, जो कि इतना आएगा। x बराबर 2 पे चेक करते हैं, डबल डेरिवेटिव का मान 12 है, जो कि 0 से बड़ा है, मतलब फंक्शन वहां पे मिनिमम है। 0 से बड़ा आता है तो मिनिमम बोलते हैं, मतलब x बराबर 2 पर पॉइंट ऑफ मिनिमा रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा फंक्शन का, y पे x बराबर 2 पुट कर दीजिए फंक्शन पे, तो y मिनिमम कितना आया जी, x -32। तो मतलब जब x बराबर 2 आप लिए तो y बराबर -32, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा मिला जो कि मिनिमम को शो करेगा। अब यदि x बराबर यहाँ पे +-2 था तो -2 है यदि, तो d2y/dx2 इज इक्वल टू -12 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 होता है तो हम मैक्सिमम बोलते हैं। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू x बराबर -2 पुट करोगे तो क्या आएगा, इस इक्वेशन में y वाले में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो मैं फिर पाया पॉइंट कि -2 और 0 ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन मैक्सिमम शो करेगा, ठीक। ये कोऑर्डिनेट मिल गए। और आगे क्या निकालते हैं जी, बिहेवियर ऑफ द कनकेविटी बोलते हैं वो, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं जिसको। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकलता है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 के बराबर रखते हैं। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू मेरी आई थी 6x को 0 के बराबर रखूंगा, x बराबर 0 आएगा। तो x बराबर 0 मतलब, और तब जब x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या मिलता है उसको भी निकाल लीजिए। तो फंक्शन की वैल्यू y बराबर कहाँ है, ये देखो, x बराबर 0 पुट करोगे तो ये 0 y बराबर क्या मिला, -16। तो भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या मिल गया, 0 और -16 है। क्या एसिम्प्टोट निकलेगा, चेक करते हैं एसिम्प्टोट है कि नहीं है। तो भाई न्यूमरेटर वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर के नीचे x रखने पर क्या y अनंत होता है, नहीं है। क्या y x टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर y कांस्टेंट होता है, नहीं होता है। दो चीजें चेक कर रहा हूं ना, समझिएगा, नहीं होता है यहां पर। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी नहीं है। तो क्या अपन को इसके लिए जो परोक्ष अनंत स्पर्शी है वो कैलकुलेट करने की जरूरत है, देख लेते हैं। उसे भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि यदि m बराबर निकालूंगा, मतलब dy/dx की वैल्यू में 0 पुट करूंगा, तो dy/dx की वैल्यू 0 पुट करने से m की वैल्यू कितनी आ रही है,
dy बाई डी एस की वैल्यू पुट करने से, मतलब dy बाई डी एस की वैल्यू m की वैल्यू पुट करने से, m की वैल्यू इतनी आ रही है, ये वाली, ये m है, ठीक। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ठीक है। तो सिंपल है, दोनों ही पॉइंट आपको क्या मिल गए हैं, आपको अनंत स्पर्शियां नहीं मिली यहाँ पे, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया है जी कि नो एसिम्पटोट्स, आप चेक कर सकते हैं उसको, ठीक। तो अब इतने से क्या हम कर्व को डिफाइन कर सकते हैं, क्या हम कर्व को बना सकते हैं, तो इकट्ठा करिए डाटा को। सबसे पहले डोमेन एक्स और वाई एक्सिस खींचेंगे, आप एक्स खींचेंगे, वाई खींचेंगे, ये एक्स एक्सिस है माइनस में, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक विस्तार होगा, ठीक, कर्व का। इंटरसेप्ट पॉइंट कौन कौन से थे, -2 और 0 मिला था स्टूडेंट्स, 4 और 0 मिला था स्टूडेंट्स, और 0 और -16 मिला था स्टूडेंट्स, ये इंटरसेप्ट पॉइंट मिले थे। फिर जब आपने क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकाला, तो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू मिली थी 2 और 32, ये वाली कहाँ गई जी, ये वाली 2 और -32 आपकी क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू मिल गई थी। तो 2 और -32 डिफाइन कर दीजिए। तो जैसे 2, जैसे ये 0 है तो ये 4 है यहाँ तक, तो यहाँ तक मैंने रफली, आप रफ डायग्राम कर सकते हैं, ये 2 है, और यहाँ को भी आप, अगर मैं 1 2 3 करके 16 खींचूंगा तब तो पेज में जगह ही नहीं बनेगा जी, है ना, तो उसके उतना नहीं जाना है आपको। तो मान लो यहाँ तक मैं 32 मान लिया, -32, तो ये 2 और -32 क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। और उसके बाद कनकेविटी और कन्वेक्सिविटी या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितना मिला था मेरे को, 0 और -16, ये हो गया, ये डिफाइन। एसिम्पटोट्स है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिक ये है नहीं तो है, उसकी दिक्कत नहीं है। तो अब 0 और -16 कहां पर होगा, वो प्लॉट कर दिए। अब पॉजिटिव नेगेटिविटी वाली चीज, -2 से 0, ठीक। तो -2 पे क्या आया था, देखिए कर्व, जब x बराबर -2 लिए थे आप, ये देखिए, तो फंक्शन क्या आया था जी, मैक्सिमम आया था ना, मैक्सिमम आया था, तो मैक्सिमम होते चला, तो ये देखिए फंक्शन आपने चालू किया, मैक्सिमम होते चला यहां तक। फिर 2 के बाद जैसे ही फंक्शन आगे गया, ठीक, इस तरह से x बराबर 2, उसके रेंज पे -2 से 2 आया था ना नंबर, ठीक। तो उसके बाद फंक्शन x बराबर 2 पर क्या हो गया, मिनिमम हो गया, मतलब मिनिमम होते चलेगा। बट इन्फ्लेक्शन कहां पे आएगा, हमको मिला था कि क्रिटिकल पॉइंट कहां पे मिला था, ये वाला देखिए। तो x बराबर 2 पर पॉइंट इज मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू कितनी मिली मेरे को, 32 मिली, जो कि कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट 2 और -32 है। तो 2 कहां पे मिलेगा जी, 2 यहां पे मिलेगा समथिंग, और ये माइनस, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन सा था, ये 0 और -16। तो भाई अब ये मिनिमम होते चले जाएगा, मिनिमम होते चले जाएगा, मिनिमम इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को क्रॉस करेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को क्रॉस करते मिनिमम होते 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 कहां पहुंचेगा, क्रिटिकल पॉइंट पर। और क्रिटिकल पॉइंट से जैसे ही आगे बढ़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट से जैसे ही आगे बढ़ेगा, फंक्शन की वैल्यू यहां पर देखिए, फंक्शन की वैल्यू ये वाली डबल डेरिवेटिव के फॉर्म में, डबल डेरिवेटिव के फॉर्म में ये फंक्शन की वैल्यू, फिर ये क्रिटिकल पॉइंट के बाद वो अपना बिहेवियर बदल लेगा। क्रिटिकल पॉइंट के बाद ये डिपिंग जो आ रही थी, कप शेप जो हो रहा था, वो जस्ट रिवर्स शेप में होकर आपका आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और कहां पे जाएगा जी, 4 और 0 को क्रॉस करेगा, क्योंकि 4 और 0 भी उसके लिए इन्फ्लेक्शन, वो कटआउट पॉइंट था, इंटरसेप्ट पॉइंट था। और यही चीज आगे की ओर सिंपल आगे बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि कोई अनंत स्पर्शी नहीं है जिससे ये उसको फॉलो करे। तो अनंत स्पर्शी नहीं था, तो कर्व आपका इस तरह से आपने ट्रेस आउट कर लिया। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की कनकेविटी और कन्वेक्सिविटी के फॉर्म को हमने लिखा नहीं है, रिजल्ट्स यही देगा। तो ये आप पे निर्भर करता है कि कैसे आप अपने क्वेश्चंस के लेंथ को मैनेज करते हैं, और कितना डाटा। जरूरी नहीं है कि 8-10 पॉइंट का डाटा लेके आप कर्व बना लें। इतना करने के बाद इजिली आप अगर कर्व बना सकते हैं तो उसको प्लॉट करिए, उतने में आपके पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चेकर आपका मेन आपने जो जो निकाला है वो देखेगा और ये देखेगा। तो जैसे तो टोटल 8-9 पॉइंट होता है, लेकिन हमने 6-7 पॉइंट से भी हमने कर्व ड्रॉ कर लिया। तो ये इस तरह से हो गया, ठीक। इस क्वेश्चन को फिर से आप अपने घर पे बना के इसको मैच आउट करिएगा, आपको और समझ में आएगा ये, ठीक है। जो भी कुछ क्वेश्चन में कुछ डाउट्स होते आ रहे हैं, वो अगले क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगे ना, तो थोड़ा सा पेशेंस आप बना के रखिएगा, ठीक। चलिए मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं, नया क्वेश्चन, जो आपके लिए फिर से एक पॉलिनोमियल क्वेश्चन रहेगा। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y दिस मच, ये फिर से ग्राफ दिया है, फिर से वही रूल, पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज हमेशा -∞ होता है, डोमेन मिल गया। सिमेट्रिक चेक करना है,
ये ना तो एफ ऑफ एक्स के बराबर है और ना ही ऐसा है, ना तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ये भी चेक कर लेंगे, आप रख के देख सकते हैं ना। इंटरसेप्ट निकालना है जी अब अगला। तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए जब आप एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं, वाई बराबर 0 रखोगे तो एक्स का मान -1 और एक्स का मान 4, और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स बराबर 0 करोगे तो वाई बराबर -4। तो पॉइंट्स कलेक्ट कर लीजिए। तो कर्व मीट करता है एक्स एक्सिस को -1 0 पर, इसको लेके बन गया 4 0 पर, इसको लेके बन गया, और वाई एक्सिस को मीट करेगा 0 और -4 पर, 0 और -4 पर। 3 पॉइंट मिल गया आपको। फिर हमें चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट, जिसको मैक्सिमम मिनिमा के अकॉर्डिंग लेंगे। तो ये फंक्शन था, एक बार डेरिवेट किए 0 के बराबर रखे तो x का मान कितना है 3/2 मतलब 1.5, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस में 1.5 मेरा क्या रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, वहां पर से फंक्शन अपना बिहेवियर बदलेगा। तो अब मैं चेक कर लेता हूं जी कि x बराबर 1.5 पर फंक्शन की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो x बराबर 1.5 पर फंक्शन की वैल्यू की या डिपिंग जो मैं पाना चाहता हूं, x पॉइंट 1.5 पर डिपिंग, तो y में जब वैल्यू पुट करोगे तो ये लगभग 25/4 आएगा, ठीक, या फिर जिसको -6.25 लिखोगे आप। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसकी डिपिंग कहां तक जाएगी, जैसे ये तो मैंने 1 और 0 बना दिया, ये 0 और -4 बना दिया, ये 4 और 0 बना दिया, आपने एक पॉइंट मिला x बराबर 1.5, तो ये 1 है तो 0.5 समथिंग और हियर, और 1.5 की डिपिंग कहां तक जा रही है, तो ये नीचे समथिंग, ये 6 और 7 के बीच में, और माइनस एक्सिस है तो -6.25, तो ये डिपिंग है, यहां तक आएगी। तो ये पॉइंट आपने बना दिया ये वाला। अब हम डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो फंक्शन का यदि आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे इसका तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा कांस्टेंट, जो कि 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है और 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा हो जाता है तो मिनिमम होता है, मतलब फंक्शन कंप्लीटली मिनिमम ही होगा, ठीक। क्रिटिकल पॉइंट से पहले फंक्शन का क्या होना है जी, फॉल होना है, मिनिमम वैल्यू चलेगा। तो कनकेविटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक, एक कंसेप्ट है उस रूल के अकॉर्डिंग। डबल डेरिवेटिव में कोई एक्स नहीं है तो आपको ज्यादा कनकेविटी पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक। और एक चीज होता है इसमें एसिम्पटोट निकालना पड़ता है, तो क्या जरूरत पड़ेगी, एसिम्पटोट निकलेगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, नहीं निकलेगा, इजी है, देख लो। क्या इसमें डिनोमिनेटर है जिसको आप 0 रखने से y इंफिनिटी होता है, नहीं है। क्या इसमें y इंफिनिटी x इंफिनिटी रखने से y कांस्टेंट होता है, नहीं, इंफिनिटी हो जाएगा, सीधा खत्म, नो एसिम्पटोट, ठीक। अब देख लीजिए, तो कर्व मिनिमम की ओर बढ़ेगा, कहां तक, क्रिटिकल पॉइंट तक। तो चालू करते हैं ऊपर से आकर, क्योंकि रेंज है, ये ऊपर से आता है, मतलब इसका मतलब समझते हैं, ये है आपका -∞ से 0, ठीक, -∞ से आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं आप, -∞ से, और ये है आपका 0 से इंफिनिटी, ये ऐसा जा रहा है, तो ये वाला इसीलिए ऊपर से लेके आते हैं। तो -∞ से आया आपका ये पॉइंट, और इस तरह से चलना शुरू हुआ। इंटरसेप्ट कहाँ पे हुआ, पहला इंटरसेप्ट 1 और 0 पे हुआ, फिर उसके बाद आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, तो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, वो मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट ना, 0 -4 पे का। अब डिपिंग होती चली जाएगी क्योंकि मिनिमम है फंक्शन, कहां तक जाएगी जी, 1.5 एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और -6.25 वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो डिपिंग हुई डिपिंग हुई डिपिंग हुई यहां तक। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है, 1.5 तो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट के बाद फंक्शन अपना बिहेवियर बदलेगा, मैक्सिमा है तो मिनिमा होगा, मिनिमा है तो मैक्सिमा होगा। तो सिमिलरली अब वो बिहेवियर बदलते हुए अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर आगे बढ़ते हुए कहां से जाने वाला है, 4 और 0 से जाने वाला है, हमने निकाला है, और फंक्शन अपने उसके आगे बढ़ेगा ना, 0 से इंफिनिटी की ओर जाएगा, क्योंकि वो कहीं भी मान ग्रहण करेगा। तो ये डोमेन वाइज, तो ये इसका ट्रेसिंग हो गया, ये डायग्राम आपको अच्छे से बना देना है, ये आपके लिए अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो मे बी इस क्वेश्चन के बाद आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए, ये 4 क्वेश्चन था, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ, ठीक ठाक क्वेश्चन, जो कि एसिम्पटोट्स पे डिपेंड करेगा। मे बी यहाँ तक आप लोगों ने ठीक ठाक लेवल का आइडिया ग्रैब किया होगा, फिर अपन बात करेंगे। तो जल्दी से पहले इस क्वेश्चन पे बात कर लेता हूं मैं। तो सबसे पहले प्लॉट ऑफ द कर्व करना है इसका। ये इक्वेशन दिया है y = x + 1/x²। इसी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है y = x² + 1/x² भी एग्जाम में आता है, उसे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा आप घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लॉट करना है आपको, सिंपल है जी। y = x + 1/x है यदि, अब यहां पर x जो है 0 कर दोगे ना तो y इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। तो ये फलन में 1/x पद है, इसलिए ये ना x बराबर 0 के लिए परिभाषित नहीं
है ना, x बराबर 0 के लिए परिभाषित नहीं है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, या है ना, यूनियन का मतलब या होता है, या 0 से इन्फिनिटी, इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। मतलब कर्व x बराबर 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता है। x बराबर 0 कर दोगे तो y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। x बराबर 0 पर y टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो द अवर कर्व इज x इज इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब वो मूल बिंदु के x कोऑर्डिनेट 0 को नहीं छुएगा ना, जैसा भी बनेगा। एक जानकारी मिल गई। सिमेट्री चेक कर लो, f ऑफ माइनस एक्स रखने से ये माइनस ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स एफ ऑक्स मिलता है। यस, हियर द सिमेट्रीज एग्जिस्ट। तो f ऑफ माइनस एक्स रखने से f ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स मिल गया। मतलब कर्व जो है ओरिजिन से सिमेट्रिक है। कर्व जो है आपका ओरिजिन से सिमेट्रिक है, ओरिजिन सिमेट्रिक हो गया। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो चित्र बनाएगा सेम वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी बनाएगा। ये रूल है ना, जब माइनस ऑफ एफ एक्स रखने से f माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता है, तो ये ओरिजिन के सापेक्ष सिमेट्रिक होता है। एक जानकारी ये मिल गई हमको। इंटरसेप्ट निकालिए, x इंटरसेप्ट के लिए y बराबर 0, y बराबर 0 पुट करोगे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में तो क्या मिलेगा जी, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। फाइनली यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिस इज अनडिफाइंड, इमेजिनरी, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट परिभाषित नहीं है, तो कोई वास्तविक हल नहीं है। मतलब कर्व x एक्सिस को नहीं काटेगा भैया, इमेजिनरी हो गया ना, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब x अक्ष को नहीं काटने वाला। y इंटरसेप्ट क्या होगा, x बराबर 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन कैसा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स है, और x बराबर y बराबर x बराबर 0 पुट कर दोगे तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो गया, तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कर्व y एक्सिस को भी नहीं काटेगा, रिजल्ट हो गया। ठीक है, अगला क्रिटिकल पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमा। तो dy बाई dx कैलकुलेट करोगे तो ये होगा, एक बार डिफरेंशिएशन करके क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए dy बाई dx की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0, देन फाइनली यू हैव x इज इक्वल टू 1 एंड फाइनली x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो प्लस माइनस 1 वो पॉइंट है जहां पे क्रिटिकल है। तो कैसे, जब x बराबर 1 करोगे तो y बराबर 2 मिलेगा, तो 1 और 2। जब x बराबर -1 करोगे तो y बराबर -2 मिलेगा, मतलब -1 और -2। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे कर्व बिहेवियर वाइज डिफाइन होगा अपने आप में। तो कैसे, क्योंकि y की वैल्यू पुट करके निकाले हैं ना फंक्शन में, जो y इज इक्वल टू आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स है, वहां से ये निकल गया। कनकेविटी, तो d2y बाई dx2 करोगे आप, डबल डेरिवेटिव निकालोगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, 2/x³ आएगा। अब x के जगह 1 पुट करने से ये 2 के बराबर, जो कि 0 से बड़ा है, मतलब मिनिमम पॉइंट हो गया। मतलब 1 और 2 मिनिमम पॉइंट है। और सिमिलरली x बराबर जब -1 पुट करोगे ये वाला, तो d2y बाई dx2 की वैल्यू -2 आएगा, जो कि मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो ये वाला पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट हो गया, वही आपका इंटरसेप्ट पॉइंट भी था उसमें क्रिटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर सेम। ठीक, अब क्या उसमें शेप को भी चेक करें, हाँ कर लेंगे। तो dy बाई dx2 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब मॉड x बोल सकते हैं। एक बार +1 एक बार -1 आएगा ना, x का मान क्या आएगा, +-1। तो मॉड x का मान यदि ग्रेटर देन 1 है तो कर्व इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है, वो यहां पे आया है मिनिमा। ये देखिए x इज इक्वल टू 1 पर कर्व क्या हो रहा है जी, मिनिमम पॉइंट है। ठीक, मिनिमा बोलते हैं, तो उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं, कनकेविटी को इंक्रीजिंग बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। और यदि मॉड ऑफ x लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग वैल्यू मिलेगी आपको। एसिम्पटोट, हाँ मिलेगा एसिम्पटोट। जब x को 0 रखते हैं तो क्या y इन्फिनिटी होता है, हाँ होता है, क्योंकि फंक्शन ऐसा है, x को 0 रखोगे तो y इन्फिनिटी होगा, तो वर्टिकल एसिम्पटोट है, कौन है, x बराबर 0 है। हॉरिजॉन्टल वाला मिलेगा क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए क्या करते हैं हम लोग, x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हैं, तो y कांस्टेंट होना चाहिए। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या y कांस्टेंट होगा, नहीं होगा, y इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं है। तो क्या परोक्ष या ऑब्लिक एसिम्पटोट है, तो हाँ है। उसको कैसे निकालते हैं जी, लिमिट लेते हैं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स है। यदि मैं इसमें से 1 अपॉन एक्स वाला टर्म ये वाले टर्म में इन्फिनिटी पुट करूं तो ये 0 हो जाएगा।
तो अगर उसको नेगलेक्ट करूं तो y बराबर मेरा लगभग बराबर x के बराबर में, और ये y बराबर x ऐसा आप ले लेते हैं, या उस विधि से भी निकालोगे आप तो भी आपको y बराबर x मिलेगा। ठीक, उस विधि से बात कर रहा हूं मैं कि भाई लिमिट सॉरी जो dy बाई डी एक्स वाला, ये वाला देखिए एक बार आप यहां से देखेंगे डायरेक्ट समझ में आएगा, फंक्शन यही पुट कर लेंगे हम, फॉर्मूला देखते हैं ना, कहाँ गया जी रूल हमारा एसिम्प्टोट का, ये वाला रूल, ये वाला यहां से देखेंगे तो ठीक। तो m कैसे निकलेगा, x की जगह x प्लस 1 अपॉन x बटे x करोगे तो कुछ वैल्यू मिलने वाली है आपको, और c की वैल्यू ऐसे निकालोगे तो m तो यहां से निकला रहेगा आपको वैल्यू पुट करके, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पुट करके, ठीक, वो मिलेगा। और c की वैल्यू यहां पर पुट करोगे, m की वैल्यू, y की वैल्यू तो x प्लस 1 अपॉन x है, और x की वैल्यू ये है तो वो पुट करोगे तो फाइनली आपको 1 मिलेगा। और जब उसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में ले जाके रखोगे, ठीक, c की वैल्यू, इसकी वैल्यू यहां पर इस फॉर्म में, तो इजिली आपको y बराबर x मिल जाएगा। ये कैलकुलेट करना मैं एक बार कर चुका हूं आप लोगों के लिए यहीं पर ना, वो एक क्वेश्चन में आया भी था, यहीं पर आया है, देखिए y इज इक्वल टू x आया है, यहीं पर आया है, वही तो सेम तो एक क्वेश्चन है, वही तो है, इसीलिए यहाँ पे आए हम लोग। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया, सेम चीज वहां पे आएगा, तो वो एक एसिम्प्टोट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो नहीं था लेकिन ये था, तो वही हमारा वो क्वेश्चन कहाँ गया जी, ये वाला, हाँ ये वाला, तो ये था। अब कर्व की ट्रेसिंग कैसे होगी, x और y एक्सिस डिफाइन कर दिए, y इज इक्वल टू x, डॉट लाइन मैंने खींचा हुआ है, इस तरह से डॉट लाइन खींचा है। पॉइंट 1 और 2 कहाँ होगा, 1 अगर ये है और 2 अगर ये है, जैसे 1 2 ऐसे 1 2 ऐसे, तो 1 और 2 यहाँ डिफाइन कर दिए। -1 और -2 क्या होगा, तो -1 और -2 आपने डिफाइन कर दिया। कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से होते हुए आएगा ना, इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसका रेंज है यूनियन के फॉर्म में, ठीक, तो -इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी ऐसा डिफाइंड है। तो कर्व कैसे आएगा, तो कर्व बनेगा आपका इस तरह से, और मिनिमम वैल्यू है 1 पर, देखिए x बराबर 1 पर मिनिमम है कर्व, ठीक, तो और x बराबर -1 पर मैक्सिमम है वैल्यू, तो 1 और 2 पर मिनिमम है और -1 और -2 पर मैक्सिमम है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से होगा, और एसिम्प्टोट इस तरह से आएगा, ऐसे बढ़ते हुए इस तरह से डिपिंग होगी, 1 और 2 पर मिनिमम प्राप्त करेगा, और ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, 1 आपका क्रिटिकल पॉइंट हो, ये वाला 1 2, यहाँ से बिहेवियर चेंज करते हुए अपना व्यवहार बदलेगा, और इस तरह से आगे जाते जाते वो अनंत स्पर्शी के पैरेलल चलने लगेगा, क्योंकि अनंत स्पर्शी को क्रॉस नहीं करेगा। और चूंकि फंक्शन सिमेट्रिक था, इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो आपका कर्व बना है, सेम उसका उल्टा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में भी बनेगा, इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा, और y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मतलब यहां से इस तरह से आगे, इधर से चलना शुरू करेगा, इधर से चलना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे करते करते इस एसिम्प्टोट्स के वो पैरेलल हो जाएगा। तो सेम सिमेट्रिक की वजह से सेम डायग्राम यहाँ पर आप बनाएंगे, जिसका क्वाड्रेंट -1 -2 है, और -1 -2 में मैक्सिमम मिला है ना, ध्यान देंगे, यहाँ से ये वाला वैल्यू आपका बढ़ते 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 यहाँ पर इस तरह से करके फिर इंक्रीज आउट हुआ है। तो जस्ट रिवर्स ऑफ द एक्सिस के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, वो जो डेटा हमने पढ़ा है उससे आप इस चीज को मैच करिएगा। तो फाइनली की पॉइंट क्या मिल गया आपको, कि डोमेन इसका x बराबर नॉट 0 पे था, ऐसा आप लास्ट हर क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं ना, चेकर आपसे इस चीज को जानेगा तो वो समझेगा कि की पॉइंट भी है। सिमेट्रिक था, हाँ था, ओरिजिन के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट और थर्ड में सेम बनेगा। नो इंटरसेप्ट था, कहीं पर देखो x और y एक्सिस को कहीं पे नहीं काट रहा है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज्यादा, इसको बहुत ध्यान से बनाइएगा। मैक्सिमम कहां पर है, -1 और -2 पर मैक्सिमम है, देखिए बढ़ते 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 यहां से मैक्सिमम है। मिनिमम कहां है, ये देखिए ढल रहा है, यहाँ पर 1 और 2 पे, 1 और 2 पे मिनिमम है। वर्टिकल एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट क्या है आपका, x बराबर 0, मतलब y एक्सिस है, वर्टिकल एसिम्प्टोट है, ये है हमारा x बराबर 0। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स नहीं है, बट परोक्ष या ऑब्लिक एसिम्प्टोट है, कौन सा, ये डॉट लाइन, जो कि y इज इक्वल टू x है। तो ये बना के जगह अगर हर डायग्राम के पास बना सकते हो ना, जैसे इस डायग्राम में भी वो की पॉइंट को आप लिख सकते हो एक पेज में जो बनाओगे, तो उससे भी एग्जामिनर जज कर लेगा कि हाँ भाई आपने सही ट्रेसिंग की है। इस वाले कर्व के लिए भी यहाँ आप उसके की पॉइंट को पॉइंट लिख सकते हो। तो ये रहा स्टूडेंट ट्रेसिंग ऑफ कर्व।
ये ठीक ठाक टॉपिक है, आपको समय देना पड़ेगा, तब आप जाके इसे माहिर बनेंगे। क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, इसी तरीके के क्वेश्चन डिवाइड वाले, पॉलिनोमियल वाले आपको मिलेंगे। तो शुरू से ध्यान से नियमों को समझिए। जैसे एक समरी जो मैंने बनाई है, यही आज का सार है। अगर ये सारी चीजें आपको करनी आ जाती हैं तो आसानी से आप ट्रेसिंग ऑफ कर्व कर सकते हैं। याद रखेंगे, रफ डायग्राम आप बना सकते हैं, बट बिहेवियर झलकना चाहिए कर्व का जो निकला था। और इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है, तब जाके आपसे ये बनेगा। जब तक आप सारे क्वेश्चंस अपने से नहीं बना लेंगे, अपने माइंड में उस कंक्लूजन्स को इमेजिन नहीं कर लेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने डिफरेंट वैरायटी के रखे हैं, और मैं यही 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट रेंज इसी तरीके का रहेगा। आपको जो भी क्वेश्चन मिलता है प्रैक्टिस के लिए वो आप करेंगे। फाइनल एग्जाम से पहले और भी क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे, क्योंकि मैथ्स का पेपर है, तो मैथ्स के पेपर के लिए जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना अच्छा होता है, तो वहां पे डन करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाला है। इसे आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जो वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं उसको भी सबसे पहले बना लीजिएगा अपने हाथ से, उसके बाद इनको ट्राई करिएगा, वरना इजी तरीके से बन जाएगा ऐसा नहीं कह सकते। तो जैसे क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। ये y = x² है, ध्यान देंगे ये गलत थोड़ा सा लिखा गया है, x² - 3/x³। तो इसको आपको ट्रेस करना है, और उसका रफ ट्रेसिंग कैसे आएगी उसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आप तो बड़ा डायग्राम बनाइएगा ना अच्छे से, बड़े से पेज में लेके, तो वो इसका आंसर है पर्टिकुलर। ये क्वेश्चन का आंसर ये ऐसा बन के आएगा ये ग्राफ, फिर आप उससे मैच करिएगा। ये वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक। वैसे फोर्थ का आंसर ये वाला है, और फिफ्थ का आंसर ये वाला है, ये वाला बन के आएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन आप बनाइए, थोड़ा समय दीजिए इस पे, और ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा, जिसका टाइटल था ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। ठीक ठाक चैलेंजिंग टॉपिक था, कोई आइडियल किताब इसके लिए अवेलेबल नहीं है। सारे इस क्लास को बनाने के लिए हमने डिफरेंट इंग्लिश मीडियम किताबों और इंटरनेट और जो भी हमारे पास टूल अवेलेबल है उसकी सहायता से एक कंबाइन मटेरियल आप लोगों के लिए तैयार करने की कोशिश की है, ताकि आप इस डीएससी के मैथमेटिकल फिजिक्स के इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकें। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप एग्जाम में अच्छे से बना के आ सकें। तो यहाँ तक आप इसको पढ़ाई करिए, इसको रेडी करिए, और जो भी डाउट शंका वगैरह होगी उसको आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अपने नए क्लास में इस पर्टिकुलर यूनिट के अगले टॉपिक अप्रोक्सीमेशंस एंड टेलर एंड बायनोमियल सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चंस को लेते हुए, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द, ओके।